देखो जो शूटिंग स्टार होता है ना, वो बेसिकली आपका एक ऐसा पैटर्न होता है जो अपनी विक के बेसिस पे ज्यादा काम करता है रेदर देन बॉडी। मतलब उसकी बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना आपका इसका विक होता है। ठीक है, ओके। सो दिखता कैसा है, जैसे आपके शूटिंग स्टार जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। रेड कलर की कैंडल होती है, अगर आप सेल साइड में देखोगे तो ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये आपका होता है नॉर्मल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लो विक, इसे बोलते हैं हम लोग पार्शियल, एंड दिस इज द लो विक पार्शियल। अभी जो आप देख रहे थे वो ये दोनों थे। ठीक है, ये दोनों ही मार्केट में आ रहे थे, तो इनकी विक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनके जो विक होती है ना, ये ही इनके बुलिश प्रेशर को बेरिश में बदलती है। जितनी बड़ी ये विक होती चली जाएगी उतना प्रेशर बुलिश का आता चला जाएगा, बुलिश का प्रेशर इसमें आता चला जाएगा। समझ आया? तो जैसे ही हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये पावरफुल होती चली जाती है। पावरफुल किस केस में? बेरिश प्रेशर में। ठीक है, जो बेरिश प्रेशर होता है उसमें पावरफुल ही होती चली जाती है। जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये पावरफुल बुलिश प्रेशर में होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये बेरिश प्रेशर इसका पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी बॉडी बढ़ जाती है। बॉडी बढ़ने की वजह से इसमें हमें जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इसकी जो बॉडी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है, जो सेलिंग होल्ड है, वो बढ़ जाती है। होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल काम करती है। लेकिन अगर इसकी एक कंफर्मेशन होती है कि इसके साथ एक और इसके साथ कैंडल चाहिए जो रेड कलर की ही हो, मारुबोजू टाइप, तभी ये अच्छी तरीके से काम करेगी। ठीक है, तभी ये अच्छी तरीके से काम करेगी। गॉट इट? अगर इसके बाद एकदम से कैंडल रिकवर करती है तो इसका मतलब बाइंग इसकी बॉडी में से अब बुलिश निकाल रही है। बाइंग इसकी बॉडी में से बुलिश कर रही है अपने आप को, और ये ज्यादातर इनके साथ ही होता है। ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल है ना, तो बाइंग क्या करेगी, इसके अंडर से ही बुलिश होना शुरू कर देगी। एक बड़ी सी रेड कैंडल इतनी जल्दी क्यों रिकवर कर जाती है, सोचो? इसी रीजन की वजह से। एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों रिकवर कर जाती है जल्दी? इसी रीजन की वजह से। लेकिन वो चलते हुए ट्रेंड में एकदम से गिरनी चाहिए, गिरती है तो रिकवर हो जाएगी क्योंकि उसने अपना वॉल्यूम किसी और जगह से उठाया, लेकिन अब उसी का वॉल्यूम बाइंग धीरे धीरे करके उठाना शुरू करेगी। कभी कभी अगली ही कैंडल उससे बड़ी बन जाती है, यानी कि देखा होगा आपने यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे केस में जो कैंडल बनती है ना, वो यही बनती है। जैसे ऊपर गई मार्केट, ऊपर गई, एकदम से नीचे गिर गई, तो ऊपर इसके वीक होती है, ऊपर वीक होती है, और यहीं से फिर मार्केट रिकवर करना शुरू कर देती है। ये रिकवरी यानी कि ये इसका पूरा एरिया खा जाती है, पूरा का पूरा एरिया खा जाती है, फुल एरिया इसका खा जाती है। बाकी इसकी लोकेशन मैटर करती है, ये की लेवल्स पे आनी चाहिए, और विद ए सेकंड कैंडल जो इसकी खुद की बेरिश हो
उसके साथ ही आनी चाहिए, वरना ये भी मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग बना देती है अगर इसके साथ ग्रीन कलर की मारुबोजू आ जाए। ठीक है, अगर इसके साथ आपको ग्रीन कलर की मारुबोजू दिख गई तो ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग होती है, वो भी बहुत पावरफुल, और ये सभी के साथ है। एग्जाम्पल के लिए लाइव में बना था, ठीक है, या तो नहीं है, एक ही है बस अभी फिलहाल के लिए, बॉटम पे आया हुआ है, एक ही है और बॉटम पे आया हुआ है। लेवल मैटर करता है, किसी भी की लेवल पर होना चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे सपोर्ट पे है तो इसके साथ आया हुआ, तो यू कैन सी द मूव जो हमारे सामने निकल के आया, बेसिकली बहुत अच्छा है यहाँ पर। और भी आप इसमें देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस। अगर इसके साथ रेड कलर की मारुबोज हो रही तो ये नेगेटिव एनगल्फिंग बने, जिसे हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग, नॉर्मल बेस एनगल्फिंग आप कह सकते हो, नेगेटिव एनगल्फिंग जो बनती है उसके बारे में। ठीक है, लेट्स सी, आपको कुछ दिखा देता हूँ इसके अंदर होता है तो यू कैन सी कि आप देख सकते हो शूटिंग स्टार, ये देखो एनगल्फ कर दिया इसने, एनगल्फ कर दिया तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग बन गई, शूटिंग स्टार के साथ बुलिश एनगल्फिंग। ये भी आपके उसी की तरह पावरफुल होती है जैसे आपकी नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग होती है हैंगिंग मैन के साथ, जैसे हैंगिंग मैन के साथ बनी हुई। एरिया सपोर्ट का ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी काम करती है। ये भी कैंडल उन्हीं में आती है जो आपके अगर साथ में गई जिसके साथ उसका ट्रेंड, ये देखो लो विक हैंगिंग मैन है नॉर्मल। ठीक है, एंड यू कैन सी ये भी आपके सामने बना हुआ, जिसको मैंने मोहरा बनाया हुआ है सपोर्ट के लिए, इसी को मैंने सपोर्ट का मोहरा बनाया हुआ है क्योंकि ये ट्रेंड के बाद है। इसको भी बनाऊंगा अगर मार्केट नीचे गिर गई, अगला मोहरा इसी को बनाऊंगा अगर मार्केट ज्यादा नीचे गिर गई तब, लेकिन अभी रेंज में तो अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गॉट इट। बाकी और भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको देखने मिले, जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना आपको जो है ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉटम पे ही आपको ज़्यादातर ये देखने में जो आपका कोई भी रिवर्सल एरिया होगा, रीटेस्टिंग एरिया होगा लाइक दिस, आप देख सकते हो। ठीक है, उस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगी, रीटेस्टिंग पर ये ज़्यादातर आती है, देन वहाँ यूज़ करते हैं। ये था गाइस आज का आपका टॉपिक। सो एमएमसी सीसीपीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सीसीपीज का मतलब होता है हमारा द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका आज मैं आपको 7वां कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं। पुराने लोगों को पता है लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा और नए लोगों को पता लग जाएगा। ये है आपकी द बिग बार मारू बुजू। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग बार। आप इसे बिग बार भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें इंडियन मार्केट के एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा, उसको आप ध्यान से समझना। मारू भूसू नहीं है ये, यार मारू भूसू क्यों लिख रहे हो तुम, मारू भूसू है ये। तुमने तो कैंडल का नाम और उसका धर्म ही चेंज कर दिया। और मैं आपको इसमें आज द ग्रीन मारूबोजू के बारे में बताना चाहूंगा, तो आप ग्रीन मारूबोजू समझ सकते हैं। ठीक है, द ग्रीन मारूबोजू हमारे पास रहेगा, किस तरीके से काम करता है आप इसको समझिए। देखिए मारूबोजू जो होते हैं वो बेसिकली आपके 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है एक ऐसा, अरे ये कैसा पतला सा बन गया यार, इसको निमोनिया थोड़ी है, ये हुई ना बात। एक ऐसा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद एक और आता है, देखो इनकी बॉडी तो सबकी सेम सी रहती है, बस इनका जो विक्स की अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, जो विक होती है ना, विक वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले आपके सामने आती है
ए सिंपल नॉर्मल मारुबोजू। ये हमारे पास एक सिंपल और नॉर्मल मारुबोजू होती है। अगर आप आसानी से इसको देखोगे तो इसका नाम है एक नॉर्मल मारुबोजू, नॉर्मल मारुबोजू। मैं इसको इस तरीके से कहता हूं, MB। उसके बाद आती है आपके सामने जिसे हम लोग बोलते हैं द अवेयरनेस कैंडल। ये हमारे पास द अवेयरनेस कैंडल, इसका नाम अवेयरनेस है, अवेयरनेस मारुबोजू। उसके पास में जो बाद की कैंडल है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग मारुबोजू, क्योंकि इसके दोनों साइड विक लाइंस होती हैं, इसलिए हम इसको स्पिनिंग मारुबोजू कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए स्पिनिंग मारुबोजू। एंड द लास्ट इज इन्वर्टेड अवेयरनेस। इसको हम लोग बोलते हैं द इन्वर्टेड अवेयरनेस। ठीक है, मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? स्ट्रीम लैग तो नहीं कर रही है? करेगी तो ये राउटर आज बाहर जाएगा मेरे घर से, इसे बाहर फेंक दूंगा। इन्वर्टेड अवेयरनेस सुबह से दिक्कत दे रहा है मुझे, स्ट्रीम में दिक्कत ना हो बस। ठीक है, हाँ फिर ठीक है। बच गया बेटा। ऊपर ही लगा रखा है मैंने, चेंज कर दिया ना। ओके, सो अब मैंने आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस बता दिया है शेप के बारे में कि किस तरीके से हमारा जो है काम करती है। ये है स्ट्रक्चर एनालिसिस कि शेप के बेसिस पे हम किसको क्या नाम देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं फंक्शन के बारे में। फंक्शंस, हर किसी के फंक्शंस कैसे होते हैं। फंक्शंस जानने के लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा इनकी लोकेशन के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी मारुबोजू होते हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली कभी काम नहीं करते। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि जैसे मैंने बोला आपके सामने हैमर है, हैमर एक ऐसा पैटर्न है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। हैमर एक ऐसा पैटर्न है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूं हैमर, तो आप समझ रहे हो कि हैमर का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने बोला इन्वर्टेड हैमर, तो आपने बोला मार्केट नीचे आ रही है। शूटिंग स्टार मतलब शूटिंग स्टार। तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंटली मारुबोजू को यूज नहीं कर सकते। अगर हमें मारुबोजू को यूज करना है तो उसके साथ एक और एक्स्ट्रा कैंडल हमें चाहिए होती है, जिसके साथ वो एक कैंडल क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसकी जो लोकेशन है वो हमेशा कंबाइंड रहती है किसी और कैंडल के साथ। तो हम इसको देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस में। अब कंबाइंड में ये किसी भी जगह बन जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझे, अगर ये कंबाइन हो रही है, जैसे मैंने बोला आपके सामने हैंगिंग मैन है मेरे पास, तो हैंगिंग मैन के साथ अगर मारुबोजू ग्रीन कलर का कंबाइन हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं भी बनाओ। अब हैंगिंग मैन कहीं भी बन रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मारुबोजू कहीं भी बन रही हो, हैंगिंग मैन की पोजीशन से फर्क पड़ता है। ये दोनों कहीं ऐसी जगह होने चाहिए जो कोई की लेवल है, जैसे किसी सपोर्ट पर हो, किसी रीटेस्टिंग लेवल पर हो, किसी एफबीजी पर हो, ऑर्डर ब्लॉक पर हो। वो सारे की पॉइंट हमको पता है कि कहाँ होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहला जो है इसके अंदर फंक्शन बताने वाला हूं, सबसे पहले वाले के साथ। जो सबसे पहला नॉर्मल मारुबोजू है वो किस तरीके से काम करता है उसको आप ध्यान से इसको देखना। ये जो हमारे पास नॉर्मल मारुबोजू है, यार हमें सॉरी गाइज, आपको ये गंदा सा ड्राइंग यहाँ दिख रही है। अब इसको देखना किस तरीके से होता है। तो इसके साथ हमेशा एक सेकंड कैंडल रहती है कि जैसे ये हैंगिंग मैन के साथ बन रहा है, ठीक है। ये हैंगिंग मैन है ना, और ये हमारे पास में ग्रीन मारुबोजू। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इस केस में ये मारुबोजू बन जाता है एक पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इन द वर्ल्ड। यू कैन सी इट हियर। मैं आपको दिखाता हूं कहां पर है ये।
ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, दिखाता हूँ, रुको रुको, दिखेगी एक ना एक तो दिखेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना दिखे। ये देखिए, दी बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। समझ आ गया? तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न देखने को मिलेंगे आपको, जो कि एक तरह से आपको बताएंगे कि भाई मार्केट अपने, ये मारूबोजू नहीं है, हमें मारूबोजू चाहिए, उसके साथ आपको ये अभी इसमें दिख नहीं रही, किसी और में भी चेक कर लोगे दिख जाएगी, इससे कोई बात नहीं है, बट मैं आपको किसी और मार्केट में दिखाता हूँ। गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में दिख जाए। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा मारूबोजू जैसा दिख रहा है, ये मतलब बिग बार है, एक तरह से बिग बार ये बनी हुई है, लेकिन हैंगिंग मैन के साथ, इसे देखना हैंगिंग मैन के साथ, हैंगिंग मैन है। आप बॉडी अभी समझिए, मैंने आपको सिंपल वो बताया है, ठीक है, हल्का हल्का बस आप इसकी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको दिखेंगे उनके साथ ही, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बुलिश, यही सेम चीज आपकी जो है हर किसी के साथ होती है। यू कैन सी ये हर पैटर्न, ये आपकी नॉर्मल मारूबोजू के साथ भी बन सकता है, अवेयरनेस के साथ भी बन सकता है, स्पिनिंग के साथ भी बन सकता है, और इन्वर्टेड अवेयरनेस के साथ, मतलब चारों मारूबोजू के साथ हैंगिंग मैन अगर बनेगा तो ये तब भी बुलिश एनगल्फिंग ही माना जाएगा, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब उसके साथ कंबाइन हो चुकी है। अब इस केस में वो अपने आप को बुलिश एनगल्फिंग ही बनाएगा। हम अगर इंडिविजुअली देखते हैं तो उसका अलग मतलब होता है। इंडिविजुअली देखने के लिए इसके साथ हैंगिंग मैन नहीं होना चाहिए, कोई और पैटर्न होना चाहिए जो हैंगिंग मैन जैसा ना हो, अलग हो, ग्रीन कलर की बॉडी होगी, और उसके बाद ये इनमें से कोई चारों मारूबोजू बन रही है, तब एक अलग बात होती है, क्योंकि हम उसको इंडिविजुअली देख रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी हैंगिंग मैन के साथ बनी हुई है, एक रेड कैंडल के साथ बनी हुई है, तो अलग होती है, ठीक है। अब कोई सी भी कंबाइन कर सकते हो, मैंने बोला ना चारों में से ये हैंगिंग मैन के साथ बन के बनते। अब बात करते हैं सेकंड मारूबोजू के बारे में, क्योंकि इसके बाद इसके बारे में कुछ ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं है। आप कह सकते हो कि ये एक बिग बार है, और ये मार्केट में ज्यादातर आपको आईएफसीज के साथ भी देखने को मिल सकती हैं। यानी कि जैसे मार्केट अपने आप को किसी भी कंडीशन से लेके जा रही है, तो मैंने इसमें आईएफसी का आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आई थिंक आपको याद होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर अगर किया हुआ है तो। ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक आईएफसी की तरह दिखेगी। ये एक आईएफसी कैंडल्स का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एफवीजी के बेसिस पे इस कैंडल को इस्तेमाल कर सकते हो। एफवीजी ज्यादातर लोगों को पता ही है कैसे होता है, ठीक है, समझ आया? चलते हैं वापस वहां पर। अब बात करते हैं सेकंड कैंडल के बारे में, जो कि हमारे पास है अवेयरनेस। देखो ये एक ऐसी कैंडल है जो हमें अवेयर करती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। तो ट्रेंड चेंजिंग के बारे में ये हमें बताती है, और ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती कि बनी और ट्रेंड चेंज हो गया। ये क्या करती है, ये बेसिकली आपको 10 से 20 कैंडल के अंडर पहले ही एक तरह से हमें सिग्नल करती है कि मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर सकती है आगे। ये डायरेक्ट मतलब ये आफ्टर इफेक्ट्स में काम करती है, इसका इन्फ्लुएंस आफ्टर इफेक्ट्स में आता है। मैं इसको आपको निफ्टी में दिखाता हूं, देख के समझ में आ जाएगा। पहले इसमें देख लेते हैं, अगर आप हमें अभी बिटकॉइन में अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और निफ्टी में आपको दिखाऊंगा कैसे हमें देखने को मिलती है। ये देखो, इससे बेस्ट नहीं हो सकती। यू कैन सी ये हमारे सामने बनी हुई है एक मारूबोजू कैंडल, सिंपल एज दैट। ये एक अवेयरनेस है, और अवेयर क्या कर रही है कि मार्केट अपने आप को ट्रेंड को चेंज कर सकती है। एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बाद ही मार्केट अपने आप को चेंज कर रही है। एक तरह से ये अवेयर करती है। ये पता ये क्या है, ये सब चीजें सिग्नल्स के लिए होती है, एक एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए होती है। जैसे अब मैं लॉयर हूं, तो मुझे पता है मुझे अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ज्यादा तो उसके फेवर में एविडेंस चाहिए। ये एक फेवर में एविडेंस है ट्रेंड को आने के लिए। ट्रेंड के आने के लिए फेवर में एक एविडेंस ये होता है, क्रिएट होता है इस तरीके से।
किस तरीके ट्रेंड अपने आप को लेके आने वाला है, ट्रेंड आने वाला है, ये यहाँ पर क्रिएट होता है। मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। तो आप देखो इसके बाद कुछ कैंडल्स बाद ही मार्केट में, ये आप कैंडल्स देख सकते हैं, कुछ कैंडल बाद ही मार्केट में ट्रेंड आया है। वो डिपेंड करेगा कितनी उससे पहले सप्लाई आई है, फिर कितनी सप्लाई आई है, लेकिन ट्रेंड तो दिखेगा। तो ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है, बताता है हमें कि एक सिग्नल्स हमें क्रिएट हो रहे हैं, आपके फेवर में ट्रेंड आ सकता है, बट आफ्टर द 10 to 12 कैंडल्स हो सकती हैं। मैं आपको ये आपकी प्री निफ्टी में भी दिखाता हूं, और इसको तुम बड़े टाइम फ्रेम में कहोगे बड़े में दिखा दूंगा, छोटे में कहोगे छोटे में दिखा दूंगा। ओके, सो लेट्स सी वेयर इज दैट। ये यहां से बननी शुरू हुई, यहां से बननी शुरू हुई, एंड यू कैन सी आफ्टर ए फ्यू कैंडल्स मार्केट ट्राइज टू क्रिएट ए ट्रेंड। ट्रेंड बनता चला गया, देखो उसके बाद एक भी अवेयरनेस नहीं है, पूरे ट्रेंड में एक अवेयरनेस नहीं है। तो ये एविडेंस क्रिएट करती है कि कुछ तो मूव है जो स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है, जो हमारे कंसोलिडेशन को भगा सकता है। वो एक एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है ये मूव। और दिखाता हूं मैं आपको, चलो इसको मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहां दिखाता हूं थोड़ा बड़ा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हाँ ये तो यार 1 मिनट में काम कर रहा है ना। दिस इज सिंपल एज दैट, यू कैन इजिली सी लाइक दिस। ये नहीं तो आप ये भी देख सकते हो, ये तो नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसके अलावा और कोई अवेयरनेस है ही नहीं है। इट्स अवेयरिंग अबाउट द अपकमिंग ट्रेंड, सिंपल एज दैट, और कुछ इसके अंदर नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी हमें एक अवेयरनेस कैंडल की ही झलक दे रही है। समझ आया सभी को? तो कैंडल का मतलब एंट्री नहीं होता, पहले ये समझ लो याद से। 99% कैंडल का मतलब एंट्री नहीं है किसी जगह पे। हैमर का मतलब ये नहीं कि हैमर उठाना शुरू करेगा, नहीं, वो हैमर इंडिकेट कर रहा है कि उठेगी तो जरूर, लेकिन अभी नहीं उठेगी। पहले मैं 2-3 बार फेक फेक अपना मूव दूंगा, उसके बाद उठने की कोशिश करेगी मार्केट। तो ये चीज जानना बड़ा जरूरी है कि मार्केट के 99% मूव आपके आफ्टर इफेक्ट में आते हैं, कि वो पहले काम नहीं करेंगे, वो बाद में काम करेंगे। अब बाद तक काम करने के लिए पेशेंस किसके पास है? किसी के पास नहीं। तो इसलिए फिर लोगों का नुकसान होता है। समझ आया? एमएमसी फेज 1 CCPs इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। देखो ये शूटिंग स्टार का ही एक भाई है, आप कह सकते हो। शूटिंग स्टार और ये दोनों एक तरह से सेम ही आप कह सकते हो, बिल्कुल दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस कलर का फर्क है और ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क है, क्योंकि हैमर जो है वो ऊपर क्लोज करता है और जो शूटिंग स्टार है वो नीचे क्लोज करता है। बॉडी शेप फंक्शन दोनों के बिल्कुल सेम है, एक जैसे, जैसे हैमर और हैंगिंग मैन के होते हैं, ठीक है, ऐसे ही इसके हैं। ओके, इन्वर्टेड हैमर बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाता हूं। लाइक ये वो है जो सबसे सुंदर होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है एक ऐसा, जिसकी नीचे की लाइन होती है। उसके बाद आता थोड़ा सा ऐसे बड़ा, लाइन लंबी उसके ऊपर होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके पास, ये उन कैंडल्स में से है जो दोनों साइड में काम करती है, दल बदलू की तरह। जैसे हैमर होता है ना दल बदलू, ऐसे ये भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा काम करता है हैमर के मुकाबले। बाकी सारे जो है कैंडल्स के मुकाबले ये ज़्यादा आप कह सकते हो कि काम करता है। अब इसमें क्या है कि इसकी बॉडी सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो सबसे बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा ट्रस्ट रहता है लोगों को। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये पावरफुल बियरिश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पावरफुल बियरिश में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं ये वीक नहीं होता, ये पावरफुल बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके साथ एक चीज ऐड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ये पावरफुल बुलिश हो जाता है जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं? क्योंकि इसके साथ एक कॉन्सेप्ट ऐड होता है जिसे हम बोलते हैं कैंडल बॉडी कंडेंस्ड, कंडेंसेशन एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो नया वाला एमएमसी है ना, अल्टीमेट सीरीज वाला, उसमें इसी तरीके से मैंने नए अलग तरीके से समझाया, बहुत अलग चेंज करा है उसमें मैंने फाइनेंशियल मार्केट का जंगल बदल दिया बिल्कुल। बैंकिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं उसमें, अलग से ऐड करी, क्योंकि जो 40% बचा है वो उसमें से कुछ इंक्लूड मैंने करा है उसमें। कुछ सीसीपीज अलग से ऐड करी हैं, उनका एक्सप्लेनेशन चेंज करा है, एग्जाम्पल भी डाले, सब चेंज करा है उसमें। तो जैसी वीडियो अपलोड हो जाएंगी आपको दिख जाएंगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि ये जैसे कि ये हमारे पास हैमर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल हैमर, नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर। ये नॉर्मल होता है, ठीक है। इसे हम वो बोलते हैं लो विक या लो शेडो इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हमारा पार्शियल हैमर होता है, पार्शियल इन्वर्टेड हैमर होता है, इसे हम लोग पार्शियल बोलते हैं, ये मेरे अपने नाम है। और इसे हम लोग लो विक पार्शियल हैमर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये वाला होता है, क्योंकि ये मार्केट को पिन पॉइंट पे उठा भी देता है, पिन पॉइंट पे गिरा भी देता है। ये पिन पॉइंट रिवर्सल के लिए यूज होता है, मतलब जिसे आप पिनिंग बोल सकते हो। व्हाट इज पिनिंग? पिनिंग का मतलब होता है कि सीधे आने से ही रिवर्स कर देना, बिना नेक्स्ट कैंडल की विक आए भी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बनते ही नेक्स्ट कैंडल की विक आने का टाइम भी होता है, तो उससे पहले ही मार्केट बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पिनिंग। और फिर मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाती है, जैसे ऊपर से नीचे आ रही होती है, ऊपर से और नीचे आ रही होती है। तो यहां तो मान लो रेड कैंडल्स होती हैं, तो रेड कैंडल आते ही यहां पर एकदम से इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि ऊपर से बेरिश प्रेशर है तुम्हारे पास, उसके बावजूद भी मार्केट रिवर्स कर जाती है। किस कंडीशन की वजह से? सीबीसी। और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि यहां पर मार्केट हल्के से प्रेशर को बचा के रखती है। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना, ये पॉइंट ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो यहां पर रेड कैंडल्स आ रही थी, ठीक है, यहां पर रेड कैंडल्स आ रही थी, ध्यान से समझना, ये पॉइंट मजा आ जाएगा सुन के। फिर से एक और रेड कैंडल आती है, आ गई। इसके बाद एक रेड कैंडल फिर से बनती है, ठीक है, एक रेड कैंडल फिर से बनती है, लेकिन बनने की बजाय ये क्या करती है? ऊपर रिवर्स कर जाती, मान लो। तो एक तरीका है जिसमें ये रिवर्स करके बनती है। मैं चलो पहले ये वाला आपको बताता हूं, ये वाली कैंडल कैसे बनती है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करती है मार्केट? जैसे ओपन हुई, ठीक है, ओपन होते ही पहले ऊपर भाग जाती है, ऐसे करके ऊपर भाग जाती है, और ऊपर भागने के बाद ही ये कैंडल क्या करती है? ऊपर से इसके पास प्रेशर पड़ता है, बियरिश प्रेशर पड़ते ऊपर की बॉडी विक में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी बॉडी आधी से भी कम छूटती है। ऐसे में फिर भी ये अपना ग्रीन वॉल्यूम यानी कि बाइंग वॉल्यूम सस्टेन करके रखती है, इतना प्रेशर बचता है इसके पास। एंड देन जैसे इसका प्रेशर बढ़ता है, अगली कैंडल में एकदम से बूस्ट मारती है, और सारा प्रेशर रिटर्न हो जाता है, अपने ही हाई को तोड़ देती है, और ऐसे में क्रिएट होता है एक पॉजिटिव एनगल्फिंग पैटर्न का आगाज। इस दोनों पैटर्न को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनगल्फिंग। व्हेन इन्वर्टेड हैमर इज कन्वर्टेड और मे बी एडेड विद ए ग्रीन मारुबोजू क्रिएट्स ए पॉजिटिव एनगल्फिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एनगल्फिंग कर देती है। सेम हैमर के साथ होता है, हैमर भी ऐसी होता है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये खुद को ही आगे से ब्रेक करके चली जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। अब इसका ऐसा नहीं है कि हर जगह देखेंगे तो काम कर जाएगा, लोकेशन मैटर, ठीक है, लोकेशन मैटर, लोकेशन मैटर। वाई? क्योंकि किसी रिवर्सल रिटेस्टिंग एरिया पे, ठीक है, रिवर्सल रिटेस्टिंग एरिया पे, किसी सपोर्ट एरिया पे, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी, आईएफसी, किसी भी ऐसे एरियाज पे अगर बनती है तब इसको देखते हैं। ऐसा नहीं है अपने मन चाहे कहीं भी उठा के देख लिया बन गई, ठीक है। तो ये हैमर के साथ होता है, इन्वर्टेड हैमर के साथ होता है। बेसिकली इस तरीके से जो आपकी कैंडल काम करती है। तो ये की लेवल्स पे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है इन्वर्टेड हैमर का, कि जैसे कि अगर ये कैंडल जैसे नॉर्मली कहीं भी बन जाती, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, जस्ट लाइक ऊपर की साइड ग्रीन कैंडल बनती है और ऊपर जा रही है,
ऊपर जाते जाते एकदम से मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ गया मान लो, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, मार्केट रिवर्स कर सकती है, अपने आप को रिवर्सल ला सकती है। अगर ये की लेवल नहीं है, अगर ये की लेवल नहीं है तो ये क्या करेगी, इतने ही एरिया को फिल करके रिवर्स कर देगी रेड कैंडल के साथ, इतने एरिया को रिवर्स करके फिल करके रेड कैंडल बना देगी, और फिर इतना सा एरिया बच जाएगा इसका गैपिज्म, गैप बच जाएगा। एक गैप बनाते ही नीचे बेरिश एंगल्फिंग बनाएगी, मार्केट नीचे आना शुरू कर देगी। पहले तो नीचे लाना शुरू, अच्छे से पकड़ेगा सारे सेलर को, और फिर एकदम से दोबारा से मार्केट रिवर्स करेगी और फिर बहुत तेजी से तोड़ के ऊपर भाग जाएगी। यहां बनेगी IFC कैंडल। ज्यादातर केसेस में ये होता है। समझ आया? सो इन्वर्टेड हैमर बड़ा ही कमाल का पैटर्न है मेरे हिसाब से, और इसमें ज्यादातर जो है हम यूज करते हैं इसको एक और पैटर्न के साथ। ये कब अच्छी तरीके से काम करते हैं, जब इसको बॉटम पे देखते हैं, सॉरी बॉटम पे तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे यूज कर रहे हैं, इसको टॉप पे अगर ये बनती है तो कैसे काम करती है। टॉप पे काम करने के लिए इसको एक साथी की जरूरत होती है। मैंने क्या बोला, मैंने शुरू में बोला कि ये हमारी डुअल डायरेक्शनल की तरह काम करती है। ये जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जब इसकी बॉडी बढ़ जाती है तो थोड़ी पावरफुल हो जाती है बेरिश में, जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये थोड़ी पावरफुल हो जाती है बुलिश में। तो नीचे की साइड जितनी पतली बॉडी वाली कैंडल होगी, उसकी विक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी विक ऊपर की लंबी होगी तो ये उतनी ज्यादा पावरफुल होगी बुलिश साइड में, क्योंकि ये लिक्विडिटी एब्जॉर्व करके बैठी है तो एकदम से स्वैप करने की कोशिश करेगी। ठीक है, स्वैप करने की कोशिश करेगी, लिक्विडिटी स्वैपिंग करेगी, वॉल्यूम मांगेगी। अब यहां पर इसे एक कैंडल चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं रेड मारुबोजू। इसे एक रेड मारुबोजू की जरूरत है। तो इनमें से कोई भी एक कैंडल अपने आप को बियरिश तभी बना पाएगी, ठीक है, अपने आप को बेरिश तभी बना पाएगी ज्यादातर केसेस में। पावरफुल बेरिश की बात करेंगे हम लोग, वीक बेरिश की बात नहीं करेंगे, जब ये किसी के साथ अटैच होगी। और ऐसे में रेड मारुबोजू सबसे बेस्ट कैंडल होती है जो इसके साथ मिलके बहुत अच्छा बेरिश एनगल्फिंग बनाती है। ठीक है, जस्ट लाइक टॉप आ गया है हमारे पास रिवर्सल एरिया, और मार्केट ने यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना दिया। देखो अभी मैं सिर्फ आपको कैंडल साइकोलॉजी बता रहा हूं, इसमें आफ्टर इफेक्ट, रिपीटिंग ऑफ कैंडल, कैंडल एवोल्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अभी ऐड नहीं करे, इंफीरियर सुपीरियर कैंडल ऐड नहीं करा, सिंपल आपको बस कैंडल की साइकोलॉजी बता रहा हूं कैसे वो काम करती है। कैसे वो काम करती है। एंड देन इसके बाद हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखती है जो इसकी बॉडी से 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है करीब करीब, और फिर बाद में मार्केट में एक बेरिश एनगल्फिंग बनाती है। दैट इज कॉल्ड ए बेस्ट बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू मार्केट्स रिवर्सल, बेस्ट लाइक दिस। और ये आपके की लेवल पे होनी चाहिए, कोई भी जो आपका की लेवल है वो आता है। ठीक है, समझ आया? ये तो बस एक कैंडल की कहानी है, ऐसी बहुत कैंडल है। ठीक है, ऐसे ही आपकी शूटिंग स्टार है, वो थोड़ा सा अलग है उसका काम, ऐसा ही आपका फिर हर कैंडल के काम करने का तरीका तो अलग ही है। इसके साथ और भी चीजें रुक जाती हैं, जैसे जुड़ जाती हैं, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट का बनना, जैसे कि रिपीटेशन ऑफ कैंडल का बनना। क्या कैंडल फेल कर करके बन रही है तो शायद वो आगे फेल ही करती रहेगी, उसका नेचर फेलियर है, चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना आ जाए। क्या कैंडल काम कर करके ऊपर उठ रही है तो उसका मतलब है काम करेगी चाहे वो कैसी ही आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इनके साथ ऐड होती हैं, कैंडल्स के बिहेवियर, उनकी लोकेशन, उनका एंगल, उनका ट्रेंड, उनका सीसीपी किस जगह बना हुआ है, कितनी बार काम करा है, वो सारी चीजें ट्रेंड के अंदर होती हैं। तभी हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं, वरना हम किसी भी एक कैंडल को पकड़ेंगे और वो फेल हो जाएगी। समझ आया? अभी अगर आप नेचर देखोगे इन्वर्टेड हैमर का, मैंने आपको जो बताया था वो क्या कर रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है। तो सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका कैरेक्टर ही है फेल होना। आप यहां देखो जितने भी इन्वर्टेड हैमर बने हुए हैं वो सारे फेल हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे फेल हो रहे हैं, अभी रीजन आपको दिखा दूंगा। वो सारे फेल हो रहे हैं। ठीक है, कितने सुंदर सुंदर बने हुए देखो, वो सारे फेल हो रहे हैं सब। ये भी आपका इन्वर्टेड हैमर है, कंबाइन कर दोगे आपको दिख जाएगा लाइक दिस। ठीक है, वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं देखो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नेचर ही अभी मार्केट में फेलियर वाला है।
या इसे हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कैंडल कहते हैं। ठीक है, एमएमसी फेज 1 ठीक है। सीसीपीज, आज से आपके सीसीपी शुरू हुए हैं। मैंने इन सबको एक अलग क्राइटेरिया में डाला हुआ है जिसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सी छोटा है। सो आज का आपका सबसे पहला सीसीपी है जिसको मैं 1 सीपी मॉड्यूल के अंदर रखता हूं। 1 सीपी मॉड्यूल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो सबसे ज्यादा धोखेबाज हैमर। ठीक है, सबसे ज्यादा धोखेबाज हैमर। हैमर कई तरीके का होता है। हैमर बनता कैसे है? जैसे मार्केट में अगर कैंडल बनी है इससे पीछे वाली ऐसे करके, ठीक है, ये एक रेड कैंडल, कैंडल का टाइम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट कैंडल बन रही है। नेक्स्ट कैंडल बनते ही मार्केट में पहले क्या करती है? मार्केट पहले नीचे चली जाती है। नीचे चली गई, ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपने पिछले कैंडल के लो को तोड़ देती है। तोड़ते ही मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है, नीचे से बुलिश प्रेशर आता है, बूम, ऐसे करके एकदम बूम की तरह बुलिश प्रेशर आता है नीचे से। बुलिश प्रेशर आने के बाद मार्केट जैसे ही सारे बायर्स को भगा देती है, उसके बाद ये ऊपर भाग जाती है। यानी कि इसकी जो बॉडी है वो किस तरीके से होती है? ये पहले रेड कैंडल बनती है नीचे, उसके बाद ये फिर ग्रीन कैंडल यानी कि ऊपर चली जाती है और नीचे पूरा हिस्सा एज ए लाइन छोड़ देती है और ये ग्रीन कलर की बन जाती है। जब ये ग्रीन कलर की बनती है, ऐसे पैटर्न को हम लोग हैमर कहते हैं। ये इंडिकेट करती है मार्केट में बुलिश प्रेशर को, बट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ एरिया। कई सारे एरिया होते हैं, की पॉइंट्स ही डिपेंड करते हैं इसके कि ये मार्केट को उठाएगी या गिराएगी। ठीक है, इसमें नीचे से बुलिश प्रेशर आता है, ये इंडिकेट करती है बुलिश प्रेशर को। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ये बुलिश प्रेशर ही इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर हम इसको बॉटम पर देखते हैं, यानी कि हम इसको किसी सपोर्ट लाइन पर देखते हैं, हम इसको किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर देखते हैं, हम इसको कभी फेयर वैल्यू गैप एफवीजी पर देखते हैं। ठीक है, उन सब इसके कई टाइप्स होते हैं। तो मैं इसका जो टाइप्स है वो बेसिकली इसके बॉडी के बेसिस पे करूंगा पहले आपके सामने, किस तरीके से इसकी बॉडी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कई तरीके की होती है, हमें रिपीटेशन और स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में एक नॉर्मल हैमर, इसे हम लोग नॉर्मल हैमर कहते हैं। ये नॉर्मल है, ये सबसे ज्यादा धोखेबाज होता है। ऐसे हैमर्स को, ऐसी कैंडल्स को जो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। मार्केट में कभी भी क्लियर कैंडल अच्छे से काम नहीं करती है। इन कैंडल्स को मैं बोलता हूं जलपरी। ठीक है, वाई दीज आर द जलपरी। देखो, किस किस ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी है? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखी है? सबने देखी होगी, ज्यादातर नहीं देखी। एक फॉरेन मूवी है जिसमें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसमें उसका तीसरा पार्ट है जिसमें एक सीन आता है जब वो जब जो जैक होता है और जो उसके साथ में जो एक और होता है जो शिप का मालिक होता है, वो बेसिकली जलपरी को पकड़ने जाते हैं। ठीक है, जलपरी के आंसू चाहिए होते हैं, उन्हें रुलाते हैं और उनके आंसू को लेते हैं। ठीक है, जलपरी को जब पकड़ने जाते हैं तो वो नदी में उतरते हैं, कई सारे जो उनके काम करने वाले होते हैं। जलपरियां बहुत सुंदर होती हैं दिखने में, और गाना गाते हैं और जलपरियां पानी से बाहर आती हैं।
ये कैंडल उस सुंदर जलपरी की तरह होता है जो दिखने बड़ी सुंदर होती है। और जैसे ही वो कोई भी एक नाव पर बैठा हुआ बंदा जलपरी के चेहरे को लुभा जाता है, ऐसा लगता है जलपरी पकड़ के पानी में ले जाती है और खा जाती है। उसके दांत बड़े शार्प होते हैं, जंगली होते हैं। ठीक है, ये अपनी एक्स वगैरह को मेंशन मत करो यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से हैमर होते हैं, इसी तरीके से कैंडल और इनकी शेप ऐसी होती है, तो लुभावने होते हैं बेसिकली। समझ आ गया? तो हमेशा इसी से याद रखना, ये बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, ये ही आएंगे, आप ये समझो। ये ऐसी जगह पे बनेंगे जो मार्केट में सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर होगा, ऐसी जगह पे बनेंगे एंड देन फिर मार्केट में फेक आउट करके फिर ऊपर चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन को मैंने आफ्टर इफेक्ट बोला हुआ, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसे नॉर्मल हैमर कहते हैं। देखो, ये काम अकेला नहीं करेगा पहली बात तो। अगर आपने सोचा कि मुझे इस हैमर आते आप ऊपर उठ जाना, तो इस हैमर के साथ कभी काम नहीं कर सकते हम लोग। हमें अगर इस हैमर के साथ काम करना है तो हमें इसके साथ एक और कैंडल चाहिए, जो कि होनी चाहिए एक और बड़ी कैंडल। इसको बोलते हैं हम लोग मारुबोजू, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। इसके साथ मिलके ये एक बहुत ही बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, इसमें बोलता हूं पॉजिटिव एनगल्फिंग। इसका नाम है पॉजिटिव एनगल्फिंग। अभी जो आपने लाइव में देखा वो यही था। मार्केट बार बार इसको यूज करती है। एक आईएफसी कैंडल का फॉर्मेशन पॉजिटिव एनगल्फिंग की वजह से होता है। अगर मैं इसके आगे एक और कैंडल लगा दूंगा ऐसे करके, इसे ग्रीन कर दूं, तो आपके सामने ये एक सिंपल एक आईएफसी फॉर्मेशन होगा। होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। तो इसी को हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं और ये मार्केट में बहुत अच्छे काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसको सही जगह पे देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह देखेंगे तो वही बात है, इंडिकेटर और हम में फर्क क्या रहेगा? जब वो हर जगह देख रहा है, वो कंसोलिडेशन में भी सिग्नल देगा। हम भी वही कर रहे हैं, हम भी कैंडल को वही देख रहे हैं जहां ये बन रही है, जहां भी बन रही है हम वही देख रहे हैं। इंडिकेटर में हमें यही फर्क है कि हम वहां देखेंगे जहां हमें लगता है कि ये काम करनी चाहिए। एंड दोज एरिया आर कॉल्ड द सपोर्ट्स। इन पैटर्न्स के बनने का एरिया होता है सपोर्ट, जहां पर मार्केट सप्लाई खत्म कर देती है, जहां पर फेयर वैल्यू गैप आता है, जहां पर एफवीजी आता है, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक आता है, जहां पर वगैरह वगैरह सारी की सारी वो चीजें आती है जो रिटेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। उन जगह पे इनको देखा जाता है। इसे हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं। तो कभी भी इस हैमर को देखोगे तो ज्यादातर इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके ऊपर विक अगर आ गई तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉप विक। ये भी सेम इसी की तरह होता है, लेकिन ये काम अकेला भी करता है, ये ज्यादा अकेला काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे सामने, जिसकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है और ये वन ऑफ द पावरफुल हैमर में आता है। इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल हैमर। इसकी बॉडी बड़ी होती है और इसकी विक थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, मतलब बॉडी विक से थोड़ी बड़ी होती है। ये बहुत पावरफुल हैमर है और ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको किसी थर्ड पार्टी कैंडल की जरूरत नहीं है, सेकंड कैंडल की जरूरत नहीं। अगर ये आ गया तो उसका मतलब मार्केट बुलिश ही है। लेकिन बेसिकली इसका वही है, की पॉइंट्स पे आना जरूरी है। सेम इसी के जैसा होता है जब इसके ऊपर एक और विक आ जाती है। इसे हम लोग टॉप विक पार्शियल हैमर कहते हैं। अब मैं ये सारी कैंडल्स आपको पहले चार्ट पे दिखाता हूँ, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगी। लाइव से ही दिखाता हूँ आपको बनाना। सबसे पहले यहाँ आते हैं हम लोग। ये देखो आपके सामने बना हुआ एक टॉप विक हैमर, नॉर्मल टॉप विक हैमर है। इसके साथ आपके पास एक पॉजिटिव एनगल्फिंग बनी हुई है। बेस्ट जगह पर है, आप देख सकते हो भाई। सपोर्ट पे बनी हुई है। नहीं यार, ये सपोर्ट नहीं है क्या? नीचे लो तोड़ते सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर जा रही है। दैट्स इट। बाकी इसमें और तो नहीं बना हुआ, यहां आप देख सकते हो। एंड यू कैन सी, देखो ये हमारे सामने अभी ये भी बना हुआ है। ये देखो ये बना एंड मार्केट में देखो मूव आया। लेकिन ऐसे हम कहीं भी नहीं ढूंढ सकते इसको। ये ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। बेसिकली नीचे होनी चाहिए, सपोर्ट पे बननी चाहिए, रीटेस्टिंग लेवल पे बननी चाहिए। समझ में आया कुछ? कम से कम 100 कैंडल देखो, 100 कैंडलस्टिक पैटर्न ये वाले देखो चार्ट पे, देन यू विल रियलाइज कि ये क्या है। उसमें से भी वहां जो रिटेस्टिंग पर आई है, जो सपोर्ट पे आई है, जो हर जगह आई है, ठीक है, जो इन सब जगहों पे सब जगह आई हुई है, वो देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि जहां बन रही है वहां देख ली, फिर तो इंडिकेटर लगा लो, फिर तो फर्क ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, मैं देखो लाइव में चल रही है तुम्हारे सामने, क्या बताऊं। तो दिस इज कॉल्ड द हैमर। इसी तरीके से आपका हैंगिंग मैन होता है। हैमर अगर टॉप पर आ जाए, बिल्कुल टॉप पर आ जाए, तो वो गिराना शुरू करता है। ऐसे कंडीशन में हैमर कैसे गिराएगा? हैमर तब गिराएगा
जब उससे पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, फिर उसके बाद एक हैमर बनेगा। ऐसे कंडीशन में हैमर अपने आप को गिराना शुरू कर देता है, मार्केट को गिराना शुरू कर देता है। ये तभी होता है जब टॉप पे होता है। ऐसे जोन को हम लोग डिस्काउंटेड एरिया बोलते हैं। अब दिवाली पे कपड़े लोगे तो फटे हुए निकलेंगे, ठीक है, अब वो भी अनब्रांडेड, किसी पुरानी मार्केट के पुल के नीचे से। तो कोई एक निकल गया तो ठीक है, हैमर काम कर गया तो ठीक है, वरना तो सारे टॉप के ही मिलते हैं। इसमें उसमें कोई फर्क नहीं, डिस्काउंट का फायदा उठा के लोग समझते हैं कि चलो यार ले लेते। सो दिस इज कॉल्ड द गाइज 1CP मॉड्यूल ऑफ हैमर। बाकी इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें ज्यादा इसमें वो नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पुरानी स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो मैंने कई बार इसको यूज किया लाइव में, और कुछ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज योर टॉपिक गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हैमर के बारे में सारी कहानियां। बाकी इसके कई सारे और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा कुछ कुछ चीज़ों में, ठीक है, कैसे काम करता है कैसे नहीं। बस एक टॉपिक और बच गया है इसका जो मुझे बताना है, जो आगे सब में काम करेगा, ठीक है। और वो टॉपिक है कि अगर हैमर फेल कर जाए सपोर्ट पर, इफ हैमर फेल एट सपोर्ट, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आती जा रही है और नीचे आती जा रही है और फिर एकदम से हैमर बन जाता है हमारे पास में ऐसे। अब हैमर बनते ही मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है और ऊपर से मार्केट में प्रेशर आ जाता है और फिर से ये नीचे आ जाती है, आके फिर से इसको फेल कर देती है। फेल करने के बाद ही मार्केट में एक और हैमर बन जाता है और यहीं से उड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट, इसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। जब हैमर फेल हो जाता है उसके बाद एक हैमर बनता है जो कि मार्केट में ज्यादातर काम करता है, इसी को हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए कल की स्ट्रीम आप देख सकते हो, मैंने इसमें कल बात करा भी था हैमर को, ये देखो आप, ये आफ्टर इफेक्ट है जो मैंने करके दिखाया था, तो किया इसमें बॉटम पे भी था, अभी स्क्रीनशॉट सिर्फ टॉप का आया हुआ है, ठीक है, नीचे लीजिए, कल की स्ट्रीम देख सकते हो जिन्होंने देखी, उसके अंदर मैंने करके दिखाया, ठीक है। ये एग्जैक्ट कैंडल पकड़ने के तरीके हैं, वैसे तो ये बहुत मुश्किल होते हैं बट जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आगे जाके मैं इसको सिंपल कर दूंगा बहुत। ये तो बस ये है कि हाँ इंडिकेट हो गया भाई हैमर आ गया, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, मार्केट में डब्ल्यू बन गया, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, मार्केट में डब्ल्यू क्रॉस हो गया, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा। अब रिटेस्टिंग होगी, अब वेट नहीं, अब मार्केट में दोबारा से रिटेस्टिंग होनी, रिवर्स रिपीटेशन होना चाहिए कैंडल्स का, जो कैंडल बॉटम पे आई थी वही दोबारा रिटेस्टिंग पे आ गई, देन वी हैव मूव, वहीं से मार्केट में होगी। ओके ओके गाइस, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएमसी फेज 1, ठीक है। तो हमारे पास है सीसीपीज, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और 1CP मॉड्यूल का हमारे पास ये पार्ट है जिसका नाम है हैंगिंग मैन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक है। अपन कहोगे टाइम फ्रेम कौन से, मतलब बनती तो सब में, लेकिन काम किस में सबसे ज्यादा करती है, ठीक है। ओके, हैंगिंग मैन्स। मैं जितने भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑलवेज कैंडलस्टिक पैटर्न का जो मतलब होता है उन्हें हम लोग सुपीरियर यानी कि मेजर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं। यू नो मेजर टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं? मेजर टाइम फ्रेम्स होते हैं जो आपके आवर्स में रहते हैं या डेज में रहते हैं, आवर्स में रहते हैं, ठीक है। आवर्स मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है 2 आवर से और एंडिंग होती है 12 आवर तक, ठीक है। तो ये आपके जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, इन टाइम फ्रेम्स में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। अब सोचो कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई एक कैंडल बॉटम पे दिख गई, अब वो उठाएगी या गिराएगी, कोई एक काम तो करेगी। अगर वो टॉप पे है तो गिराना शुरू करेगी, बॉटम पे तो उठाना। तो अगर
एक कैंडल बन गई तो एक बायस क्रिएट होता है। उस बायस को फाइंड आउट करने के लिए सिंगल एक कैंडल की जरूरत है बस, और वो भी सपोर्ट पर। देखो 100% कभी कोई चीज काम नहीं करती, कुछ तो करती है, बस उस कुछ में से कुछ चाहिए ताकि कुछ बन जाए बहुत में से। ठीक है, बहुत मतलब 100% बैलेंस में से 1% में से 1% बन जाए, 2% बन जाए, वो सारी चीज आप कह सकते हो। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है फॉर फाइंडिंग दिस। वन ऑफ द पावरफुल, इसमें जो कॉन्सेप्ट है हाईजैकिंग जिसे मैं बोलता हूँ, याद होगा आपको। ठीक है, पुराने लोगों को अच्छे से याद होगा। हाईजैकिंग 1 डे के टाइम फ्रेम पर वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेट पैटर्न की तरह काम करता है। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे हाईएस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट नहीं है लार्जर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो। आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स फाइंड आउट। ओके, हैंगिंग मैन। देखो हमेशा एक कैंडल को उसके साथी के साथ देखा जाता है, तभी वो ज्यादा पावरफुल रहती है, और लोकेशन मैटर करती है। हैंगिंग मैन किसी भी जगह पर बने, जिन्हें हम लोग की लेवल्स बोलते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, की लेवल्स जैसे कि हमारा कोई भी सपोर्ट हो गया, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी FVG हो गया, ठीक है, एंड कोई भी रिवर्सल या रीटेस्टिंग हो गया। मैं दोनों को इससे नाम रखूं। अब इन सबका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन जगह पर आने वाले जो हैंगिंग मैन हैं, उनके हर जगह पर अलग अलग काम होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका रिपीट होना, जो कि मैं आपको ROS में आगे बताऊंगा, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, और ROC रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स। वो आगे बताऊंगा कि कैसे कैंडल्स अपने आप को रिपीट करके बिना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अपने आप को काम कर। अभी लाइव में आपने देखा, मैंने वो स्ट्रक्चर आपको रिपीट करके दिखाया और मार्केट वहीं से बूम कर गई। यही तो था अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स है। जैसा वो वहां काम कर रही है ऐसा यहाँ काम कर रही है, हमने इसी का इस्तेमाल करा और डबल डिमांड यहाँ ले ली, दैट्स इट। और अभी फिलहाल के लिए मैंने सेंट्रल जोन यूज करा, यहाँ देखो सेंट्रल जोन से मार्केट ने डबल डिमांड ले ली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एनगल्फिंग। कल मैंने बताया हुआ आपको, यू कैन सी द मूव। इसी तरीके से हमारे पास जो हैंगिंग मैन है बेसिकली, वो कैसे काम करता है इन सब लेवल्स पे। पहले तो हैंगिंग मैन समझो, रेड हैमर को हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, ठीक है, और ये बनता कैसे है, जैसे मान के चलो एक मार्केट में कैंडल ऐसे बनती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी है, ओपन होती है, पहले मार्केट क्या करती है, नीचे चली जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है एंड देन क्लोज हो जाती है, थोड़ी सी नेगेटिव यानी कि रेड कलर में, तो हम इसको रेड कलर कहते हैं, जिसे हम रेड हैमर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा क्लियर दिखने वाली आपकी जलपरी की तरह होगी, यानी कि लुभावनी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जलपरी की तरह होगी, ये आप अच्छे से जानते हो, कल मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिनको नहीं पता कल की स्ट्रीम देख सकते हो आप। अभी अकेली नहीं, इसको अकेला देख के हम ये नहीं पता कर सकते। अगर ये सपोर्ट पे है तो ये उठाना शुरू करेगी। हैंगिंग मैन उठाता है जब सपोर्ट पे रहता है, याद रखना। रेजिस्टेंस पे रहती है तो गिराना शुरू करेगी, FVG पे रहती है तो उठाना शुरू करेगी, रिवर्सल या रिटेस्टिंग पे रहती है तो दोनों चीज कर सकती है। डिपेंड करता है कि इसके साथ जो कैंडल है वो कैसी है। अब हैंगिंग मैन के साथ अगर एक और रेड कैंडल बनती है ऐसे करके, तो अगर ये पैटर्न हमारे सामने बना हुआ है और ये किसी रिटेस्टिंग पर है, किसी रेजिस्टेंस पर है, या किसी नेगेटिव FVG, इन्वर्जन FVG आप कह सकते हो, उस पर है, तो ऐसे केस में इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एनगल्फिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग, और ये मार्केट में बियरिश मूव दिखाती है। तो सिंगल हैंगिंग मैन यूज करना बेकार है, इसको हमें एक और मारूबोजू के साथ यूज करना पड़ेगा, जिसकी बॉडी इससे बड़ी हो और इसके लॉ को क्रॉस कर दे, एनगल्फ कर दे नीचे की साइड। ठीक है, तो इसे हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग्स में आता है ये, लेकिन बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, ये नेगेटिव एनगल्फिंग है। बियरिश एनगल्फिंग में ये कैंडल ग्रीन होती है,
इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड यू विल फाइंड आउट ये किस तरीके से काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये बना हुआ है, ये एक तरह से आपका है, लेकिन ये लोकेशन थोड़ी सी आप देख सकते हो सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे काम, थोड़ी रेजिस्टेंस पे बात करी है मैंने, ऐसे कहीं भी बन जाएगी, इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग। आई विल शो यू जो भी रेजिस्टेंस बनते हैं उस पर कैसे काम करती है ये, ठीक है। सो हैंगिंग मैन विद ए रेड मारुबोजू कैसे दिखेगी, कैसे काम करेगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। यू कैन सी दिस, ये देखो, दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। अब ये बनी कहां हुई है ये देखना पड़ेगा। दिस इज फॉर्म्ड एज द ब्रेकआउट। इसने क्या करा है यहाँ पर, ब्रेक डाउन कर दिया, बेसिकली तोड़ दिया नीचे, तो हम इसको एनगल्फिंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये सेंट्रल एरिया पे होती तो इसको नहीं मानते, सेंट्रल एरिया पे नहीं मान सकते, ये ब्रेकआउट करके नीचे गिर रही है, तो यहाँ पर एस आर या आर आर इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, सेम इसी तरीके से बना हुआ है। वैसे तो ज्यादातर ये जो पोर्शन है इसे हम लोग शूटिंग स्टार के साथ यूज करते हैं, बट ये भी एप्लीकेबल है, ज्यादातर मार्केट में ये चीज काम करती है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यू कैन सी अगेन, ये देखो ये हमारे सामने बना हुआ है एंड ये दोबारा से इसने लॉ क्रॉस करा है विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग मैन विद द रेड मारुबोजू एंड यू कैन सी यहां से यहां तक की सप्लाई, यहां से यहां तक की सप्लाई एग्जैक्ट सेम है, फिर मार्केट उठ गई, नहीं दिख रही उठी हुई, अब देखो उठ गई। दैट्स हाउ वी कैन यूज, ठीक है, समझ आया, सिंपल है ये। बट इसमें क्या है कि ज्यादातर जो इसमें जो मार्केट में आपको पैटर्न दिखेंगे ना, वो हैंगिंग मैन के साथ नहीं दिखेंगे, वो शूटिंग स्टार के साथ दिखेंगे। कल मैं आपको शूटिंग स्टार समझाऊंगा ना, तब ये अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि हैंगिंग मैन के साथ मारुबोजू आसानी से बनती नहीं है, रेड वाली वो रेयर में आती है, इसलिए आपको हर जगह दिखेगी नहीं। तो इसके साथ ये बहुत रेयर है, आप कह सकते हो कि ये रेयरेस्ट में आती है, और ज्यादातर ये आप कह सकते हो कि मार्केट में या तो इंटरचेंजेस पे या रेजिस्टेंस पे दिखेगी। सपोर्ट पे बन रही है तो सपोर्ट क्रॉस करनी चाहिए, ये सपोर्ट का मतलब यही तो है कि क्रॉस करेगी तभी तो नीचे आएगी। अगर सपोर्ट पे बन के क्रॉस नहीं कर रही, आईएफसी नहीं बना रही, यानी कि जो मारुबोजू है वो ब्रेक डाउन नहीं कर रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं, तब ये फेक हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर इसके साथ हमें मान लीजिए इसके साथ हमें रेड की जगह ग्रीन कैंडल दिखती है और वो भी मारुबोजू, एंड दैट इज कॉल्ड ए बुलिश एनगल्फिंग, इसे हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये ग्रीन मारुबोजू होती है, ठीक है, ये रेड हैंगिंग मैन होती है, और इन दोनों के पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये तो आप अच्छे से जानते ही। ये दिखने में सिंपल लग रही है, ये दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, ठीक है, जब सामने आती है ना तब ऐसा लगता फेक है, लेकिन जब वहीं से काम कर जाती है ना तब अफसोस होता है, काश बुलिश एनगल्फिंग दिख जाती तो मुझे इसके अंदर छुपा हुआ हैमर दिखाई देता। बिकॉज इफ वी कंबाइन दिस पैटर्न, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो नीचे से रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का हिस्सा खा जाती है, न्यूट्रल हो जाता है, ऊपर का हिस्सा बचता है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो इसका ऊपर से यहां तक का एरिया ग्रीन बचता है, नीचे का सारा एरिया विक बन जाता है। दैट इज हाउ द हैमर वर्क्स। तो एक बुलिश एनगल्फिंग के अंदर एक हैमर छुपा रहता है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरह काम करती है। ये एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। एक एलिमेंट आपका आप कह सकते हो हैंगिंग मैन है, एक एलिमेंट आपका आप कह सकते हो मारुबोजू है, ग्रीन मारुबोजू। तो ये दोनों मिला के हैमर बनता है जो कि इसके अंदर छुपा हुआ रहता है। दैट इज हाउ, ये है CCC, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। हर जगह पर यूज करता हूं मैं इसका, ठीक है, समझ आया। और ये कहां, इसको कहां देखते हैं हम, इसको देखते हैं ज्यादातर सपोर्ट्स पर, रिटेस्टिंग्स पर, और साथ ही साथ FVG पर, फेयर वैल्यू गैप पर, ठीक है, ओके। चार्ट पे दिखाता हूं आपको। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, लिख देता हूं मैं आपके सामने। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स में आता है। अगर हैंगिंग मैन मारुबोजू के साथ कनेक्ट हो गया और इसने रिपीट कर दिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये बनता है। चार्ट पे दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। यू कैन सी दिस जोन, ध्यान से देखो,
यहां पर आपके सामने ये सप्लाई है, यहां से यहां तक की सप्लाई है, डिमांड डबल होते ही सप्लाई आधी हो गई, यू कैन सी द सप्लाई एंड दिस इज द हाफ सप्लाई ऑफ दिस, सप्लाई आधी हो गई, आधी सप्लाई होते ही कहां आया है, बुलिश एनगल्फिंग आया है, हाफ सप्लाई पे बुलिश एनगल्फिंग आया है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, यू कैन सी द डिमांड, बेस्ट डिमांड, समझ आया, यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, परफेक्ट। अब इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि एरिया बनना भी ऐसा चाहिए जो हमें लगे कि हाँ लॉजिकल है। अब तुमने कहीं भी इसको देखोगे तो यार कैसे काम करेगा, फिर हम में और इंडिकेटर में फर्क थोड़ी, मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर बना के भाई एक ऐसा इंडिकेटर लगाओ जिससे मुझे बुलिश एनगल्फिंग पता लग जाए, अब वो तो बेवकूफ है, वो तो हर जगह दिखाएगा, लेकिन हमें कहाँ फाइंड आउट करना, हमें इन लेवल्स को देखना है, ये जो लेवल्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ही तो सीखना पड़ेगा, ये होते क्या है, ये बनते क्या है, इसलिए सबसे सिंपल बेसिक समझना पड़ता है कि ये दोनों क्या है, जिनसे लोग बचते हैं, ठीक है, जिनसे लोग बचते हैं उसी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेंगे तब तक कोई भी पैटर्न काम नहीं करेगा। इन जोन्स को इन कैंडल के साथ कंबाइन कर दो, दैट्स इट, काम हो गया। थोड़ा सा रिपीटेशन ऑफ कैंडल देखना पड़ेगा, थोड़ी सी सप्लाई डिमांड एंड बात, यही तो कर रहा हूं मैं पिछले 350 दिनों से, और क्या कर रहा हूं, बस ये है कि वो ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी है तो इस वजह से मैं दूर से दिख जाता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो सी दिस, ओके। देखो ये ना आपके पास एक कैंडल है और ये रेड है, मान लो मैंने भी पिंक कर दी क्योंकि रेड कलर इसमें अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। तो अब इस कैंडल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में आती हैं, जैसे कि ये जो हिस्सा है ये इसका आपका होल्डिंग वॉल्यूम है जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हो, ओके। ये वाला हिस्सा इसका क्या है, बुलिश एरिया, बुलिश प्रेशर, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसका बेयरिश प्रेशर है, अब समझ में कैसे आएगा कि कैंडल की डायरेक्शन क्या है, कैंडल की डायरेक्शन क्या है ये तो हम जानते हैं, चलो इसकी लोकेशन जो है वो मैटर करती है कि इसकी जो लोकेशन है वो जनरली आपकी किसी भी की पॉइंट पे होनी चाहिए। अब की पॉइंट तो कई सारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो की पॉइंट है वो बहुत सारे होते हैं, कोई भी हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है और रिवर्सल एरिया हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसकी शेप को देख के कई सारी चीजें इसके अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि इसके अंदर जो ये आपको रेड हिस्सा दिख रहा है ये होल्डिंग वॉल्यूम, इसका मतलब है ये सेलर्स का ट्रस्ट है, सेलर्स ट्रस्ट है कि अगर ये बॉडी रहेगी तब तक वो बेचते रहेंगे। अब अगर ये बॉडी अगली कैंडल में छोटी हो जाए, अगर ये बॉडी अगली कैंडल में छोटी हो जाए लेकिन विक साइज और शैडो साइज सेम है, तब क्या करोगे, सिर्फ बॉडी छोटी हुई है, ऊपर की विक और नीचे की शैडो दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी सेम है ये भी सेम है, अब क्या करोगे, बताओ, बॉडी छोटी होनी। इसके बाद ना मार्केट में
मैं आपको बताता हूं, 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे जो पहली कंडीशन होगी आपकी, वो होगी बिग बार, बिग रेड बार के बाद बिग रेड बार रिवर्सल। मतलब हो सकता है इसके बाद कैंडल एकदम से बड़ी बन जाए और फिर रिवर्स कर दे, इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो इसके बाद की कैंडल पे हमेशा फोकस करते हैं। ये कैंडल बन जाएगी, सीधे घुसते नहीं है नीचे या ऊपर, वेट करते हैं कि इसके बाद जो कैंडल बनेगी उन्हें देखते हैं। मतलब ये एक तरह से आपकी ना डुअल कैंडल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डुअल कैंडल्स जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं आपको ये शूट हैंगिंग मैन के बेसिस बता रहा हूं, अभी मैं आपको हैमर का बताऊंगा कि जब डुअल हैमर्स आते हैं तब हम क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि डुअल हैमर आ गए तो ट्रेंड पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मजबूत हो चुका है। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा जब हमारे पास डुअल हैमर आ जाते हैं, क्योंकि डुअल हैमर कभी भी इकलौते काम नहीं करते, उन्हें अपने साथ एक और कंफर्मेशन चाहिए होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसमें किस तरीके से हम लोग अपनी बिल्कुल ऐसा कंफर्मेशन क्रिएट कर दें कि हमारे फेवर में तो एक ना एक कैंडल आ ही जाएगी। समझ आया? कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो मैंने ना यहां पर एक आपके सामने एक हैमर बनाया, ठीक है, इसके बाद एक और हैमर बना है जो कि इससे ऊपर है, ऐसे। अब 2 हैमर आ चुके हैं, दोनों लगभग सेम है, दोनों लगभग सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। और मार्केट अपने, आप कह सकते हो, किसी सपोर्ट पर है। ठीक है, या किसी भी रिवर्सल एरिया पर है जहां पर सप्लाई खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें अगर अपसाइड में सोचना है, यानी कि अगर हमें चाहते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड बने, तो उसकी 2 कंफर्मेशन सबसे पहले चाहिए, यानी कि इसकी कुछ कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि अगर हम अपसाइड में जाना चाह रहे हैं डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, ये डुअल कैंडल्स की कॉन्सेप्ट है। कैसी कंफर्मेशन कि हैमर, दोनों हैमर के बाद मार्केट में जो टॉप हैमर है, जो टॉप हैमर है उसको क्रॉसिंग क्लोजिंग करने वाली, यानी कि हैमर के ऊपर एक और कोई और कैंडल हो ग्रीन कलर की जो सेकंड हैमर को क्रॉस करके क्लोज करे, दैट विल बी द रियल कैंडल। 78% केसेस में रेशियो 78 का ही रहता है, 22-78। टॉप हैमर के क्रॉसिंग के बाद जो कैंडल्स होती हैं वो ज्यादातर ट्रेंड क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, समझ आया यहां तक? ये पहली कंफर्मेशन होती है। दूसरी देखो, आप अगर ना इसको इंडिविजुअली मत सोचो, जैसे मैंने बोला कि ये हैमर है, ये पार्शियल हैमर है। कैंडल्स आपके ना साइंस के एलिमेंट्स की तरह होती हैं। इंडिविजुअली सबके फंक्शन अलग हैं, लेकिन जब वो किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और कैंडल के साथ मिक्स हो जाती है ना, तो उनके फंक्शन अलग हो जाते हैं, उनका मैटर अलग हो जाता है, उनके फीचर्स अलग हो जाते हैं। तो आप इसको उस तरीके से समझो। अगर मैं हैंगिंग मैन को मारुबोजू के साथ, ग्रीन मारुबोजू के साथ कंबाइन करूंगा तो ये ट्रेंड को बुलिश कर देगा।
यस और नो? बिल्कुल कर देगा। अगर मैं हैमर को रेड मारूबोजू के साथ कंबाइन कर दूंगा तो ये ट्रेंड को बियरिश कर देगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हैं। तो जब हम ज्यादा कैंडल्स को कंबाइन करते हैं या सिंगल कैंडल की बजाय कई कैंडल्स को साथ में देखते हैं ना, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। इसीलिए नेक्स्ट कैंडल का होना मार्केट में बहुत जरूरी है। इससे फोमो होने से बचता है और ऐसा लगता है कि मैं रुका रहा अच्छा था। अगर मैं रुका नहीं रहता तो शायद हो सकता था मैं उस कैंडल को सिर्फ इकलौते देख रहा था, मुझे उसके साथ दूसरी कैंडल भी देखनी पड़ेगी। तो ये कंपाउंड बनाएगा आपका, दोनों को कंबाइन करके बढ़िया सा, जो बुलिश एंगल्फिंग हो सकता है, जो मॉर्निंग रेनिंग स्टार हो सकता है। जब भी कोई डोजी बनती है तब भी तो हम वेट करते हैं, या सीधे डोजी देखिए और हाँ ये तो बुलिश डोजी है, उठ जाते हैं, तो ग्रे स्टोन डोजी है, नीचे चले जाते हैं, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ऊपर चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। इसी तरीके से हर कैंडल का एक कंफर्मेशन होता है अपना। तो ये दो हैमर्स का कंफर्मेशन इनके ऊपर की बॉडी की क्लोजिंग का होता है एक तरह से। सबसे पहला जो टॉप का कंफर्मेशन आता है इनका। दूसरा कंफर्मेशन इनका फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वाला होता है, कि इन दोनों को क्रॉस करेगी कोई कैंडल और उसके बाद फिर रिवर्स करेगी। आफ्टर इफेक्ट्स में इनके जैसी ही कैंडल बनती है। तो इसमें या तो मैं इसको आफ्टर इफेक्ट्स कह सकता हूं, ठीक है, या फिर इसके अंदर मैं फर्स्ट मूव फेक रिवर्सल ये मैं यूज कर सकता हूं। समझ आया? एमएमसी फेज 22 ECG। चलो छोड़ो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नाम। आप इसको कैंडल साइकोलॉजी के अंदर पार्ट्स रख सकते हो। मैंने इसको कोई पार्ट वगैरह नहीं रखा, बस इसको एक टॉपिक के जरिए रखा हुआ है। कनेक्टिविटी, कैंडल साइकोलॉजी, कनेक्टिविटी आप इसको कह सकते हो। सिंपल, कोई नेम वेम नहीं रखा मैंने इसको, बस सिंपल एक वर्जन रखा। चार्ट पे दिखाता हूं। ये देखो आपके सामने लाइव यही हुआ है। ये दोनों हैमर जैसी तो है और क्या। और अगली कैंडल देखो, कभी कभी अगली होगी, कभी कभी पहली नहीं हो पाएगी, 2-3 बार होगी। देन लेट्स मूव। ट्रेंड अपने आप को थोड़ा सा सर्कुलेट कर सकता है, अप साइड में थोड़ा ले जा सकता है, लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं करेगा। सपोर्ट है, अब इसके बाद कुछ भी बन जाए उससे मतलब नहीं है। ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट पर, ये की लेवल पर है। गॉट इट? गॉट इट। ये था गाइस आपका आज का टॉपिक। देखो गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है एमएमसी फेज एक्स, ठीक है। एमएमसी फेज एक्स, एमएमसी फेज एक्स, ओके। या तो यहां पर मैं आपको कुछ वैसे कौन से बताऊंगा, जैसे सबसे पहले एक कैंडलस्टिक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। सीसीपी मतलब आपका होता है, जो नए लोग हैं उनको बता देता हूं। सीसीपी का मतलब होता है आपके कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। और ये जो सीसीपी है ये जनरली आपकी कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में यूज, यानी कि ट्रिपल सी कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर यूज होती है। लेकिन मैं इसको अब सीसीसी नहीं बोलता एक्स में, ये फेज अलग है। दिस फेज इज होल डिफरेंट, ये अलग ही लेवल का फेज है। तो जितने भी अब मैं टॉपिक समझाऊंगा वो आपको फेज एक्स के रहेंगे। दिस इज नॉट 10, दिस इज ओनली एक्स, ठीक है। ये कोई 10 नहीं है,
ओके, जस्ट एक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर मॉडरेटर थोड़ा सा यार एक्टिव रहो चार्ट में, सॉरी चैट्स में, आप देखो कोई नेगेटिविटी ना फैलाए। ओके, सो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज के सिंथेटिक कैंडल्स के बारे में। ठीक है, सिंथेटिक कैंडल। अब ये कौन सी कैंडल होती है? सिंथेटिक कैंडल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी कैंडल्स को पढ़ते हैं, ताकि उनको मिला के किसी बड़ी कैंडल के मूव को प्रिडिक्ट कर सके। अगर ये कैंडल बनी हुई है ना, तो इसके हमें इंटीरियर में पता लगेगा, इसके इंटीरियर में पता लगेगा जाके कि जनरली ये इसके नेक्स्ट कैंडल ऐसे आएगी या नीचे जाएगी, वो सारी चीजें हमें पता लगती है इसमें। समझ में आया? इट जस्ट कैंडल के टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते कि हमें हर के लिए हर चीज के लिए चाहिए होता। ऐसे जोन्स पर जहां पर हमें समझ में नहीं, क्योंकि हर किसी को क्या होता है, आपने देखा होगा लार्जर से स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाते। दिस इज नॉट एवरीथिंग, यही सब कुछ नहीं होता। कुछ चीजों के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम से लार्जर में जाना पड़ता है, और वो चीज ये है। यहां से हम लोग स्मॉलर से लार्जर टाइम फ्रेम में जाते हैं। जस्ट लाइक मैं एंट्री ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेता हूं, या मैं एंट्री ही 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेता हूं ट्रेड करते वक्त, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मेरे सामने एक स्पिनिंग टॉप बनी हुई है मेरे जोन पर। मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और इसको समझूंगा कि इस कैंडल के बाद क्या बन सकता है। तो यहां पर अगर मुझे दिखता है कि मार्केट मुझे पीनेंट बना के दे रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसका मतलब क्या है, मार्केट पहले फेक आउट देके फिर ऊपर जा सकती है। इसका मतलब पहले मार्केट अपने आप को नीचे ले जा सकती है एंड देन फिर ऊपर ले जा सकती है। पॉसिबिलिटी सबसे पहले है बुलिश एनगल्फिंग बनने की। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी, विद इन कैंडल में ही मार्केट में ऐसी विक बनेगी एंड देन इसी के बाद ही कैंडल उठ जाएगी। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि वो उसी कैंडल में विक बना दे और फिर उसी कैंडल की बॉडी को ऊपर ले जाए। तो दिस इज हाउ कि हम छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को यूज करने के। और इन कैंडल्स को हम लोग सिंथेटिक कैंडल कहते हैं, जो जिसके रेफरेंस में हम छोटे कैंडल्स को देखते हैं, उसके इंटीरियर कैंडल को देखते हैं। ठीक है, हर कैंडल का अपना एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं आपके सामने एक हैमर की बात करूं, मान लीजिए। ठीक है, एक हैमर का क्या स्ट्रक्चर होता है, कई सारी पॉसिबिलिटीज है। ये हैमर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में बना हुआ है, तो आप सोचो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, बहुत सारी रहेंगी। मतलब अगर मैं ये बोलूं आपसे कि पहले मार्केट अपने आप को ओपन करती है, लाइन चार्ट से मैं समझाऊंगा, और उसके बाद मार्केट अपने आप को पहले नीचे लाती है इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पर, एंड देन फिर बाद में रिकवर करती है। ठीक है, रिकवर करती है एंड थोड़ा सा नीचे लाके फिर ऊपर अपने आप को चली जाती है, यहाँ छोड़ देती है। दिस इज द टाइम जहां हैमर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हैमर इस तरीके से बनता है। ओके, सो दिस इज हाउ द हैमर वर्क्स। यहां से ये इसका ओपनिंग है, ये इसका लो है एंड ये इसका हाई है। इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा कैंडल बन के आ जाएगा जो कि लार्जर टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है। ठीक है, समझ आया? यहां तक समझ में आया सभी को? अब इन्हीं कैंडल्स के कुछ जोन्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कैंडल्स के जोन्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। इन कैंडल्स के अंदर जोन्स की एक अलग थ्योरी होती है, जिसे DDL के अंदर रखते हैं या DDZ के अंदर रखते हैं। ठीक है, मैं पहले चलो L के बारे में बताता हूं। DDL का मतलब होता है आपका
डायनामिक डिस्प्लेसमेंट लाइन। डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट लाइन आपका जनरली एक कैंडल के सेंट्रल जोन की लाइन होती है, ठीक है, कैंडल के सेंट्रल जोन की लाइन होती है। जैसे कोई भी कैंडल बनी हुई है ना टॉप पर, मतलब ये भी सारे की लेवल पे होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम कहीं भी देख लेंगे। जैसे कोई भी कैंडल है ऐसे यहां से लेके यहां तक, तो हम इसके हाई, ठीक है, और इसके लो का जो सेंटर पार्ट है उसको यूज करते हैं। यानी जो लाइन होती है, दिस लाइन इज नेम्ड एज द DDL, ठीक है, इसको हम लोग डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट लाइन। इसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग डायनामिक जोन कहते हैं। दिस इज द डायनामिक जोन। जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, इसका जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम लोग डायनामिक जोन कहते हैं। इस जोन की क्या खासियत होती है कि मार्केट इस जोन को इस्तेमाल कई तरीके से करती है। अगर 50% से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, नेक्स्ट जैसे ऊपर यहां गई, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये कैंडल है, ठीक है, और 50% से नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है लाइक दिस, इस तरीके से हो जाती है, अगर वो अपने आप को कंटिन्यू कर दे बिना अपने हाई को तोड़े, अपने लो को यहां से तोड़ देती है, दैट मींस मार्केट में अब डायनामिक्स सेल साइड की क्रिएट हो जाती है, ठीक है, डायनामिक्स सेल साइड की क्रिएट हो जाती है। यही सेम चीज ऊपर की साइड की, सेम टू सेम। अगर वो ऊपर की साइड क्लोज करके अपने आप को हाई को ब्रेक कर देती, देन वी हैव द मूव। ये चीजें जनरली हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी की लेवल पर देखते हैं। जो की लेवल होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर हम लोग देखते। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो आप, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो आप, ये सारे आपके सामने यही चीज है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ। एंड इसका इस्तेमाल जनरली सिर्फ लार्जर टाइम फ्रेम पे करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करते, ठीक है। लार्जर टाइम फ्रेम मतलब जैसे हायर देन 30 मिनट्स। हायर देन, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें टॉप पर कुछ ऐसी चीजें मिलती है तो फिर बाद में एक वॉल्यूम का जो तराजू होता है ना वो थोड़ा सेल साइड में हो जाता है। बॉटम पे होती है तो वॉल्यूम का तराजू थोड़ा सा बाय साइड में हो जाता है, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम फिलअप भी आप कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम फिलअप के लिए ना आपको यहाँ पर जनरली एक डिफरेंट कलर की कैंडल चाहिए जो कि हर बार काम नहीं करती। ये ऐसा जोन होता है जिसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर कैंडल बनी हुई है ना तो ये जोन मान लो यहां से इतना लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर रही है, नीचे आ गई तो यहां तुम्हें रिएक्शन देके नीचे भी गिर सकती है, दैट्स हाउ, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट नीचे गई पहले, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे करके इस जोन पे आके ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज जस्ट ए जोन, ठीक है। तो इसमें 50% जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का। मैं आपको चार्ट पर, ठीक है, लेट्स शो इन चार्ट। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं इसे तुम्हें गोल्ड में 30 मिनट्स पे दिखाता हूं, हाउ वी कैन यूज इट। जैसे मान के चलो मेरे सामने ये एक हाई है, ठीक है, ये मेरे सामने एक हाई है एंड ये मेरे सामने एक हाई यहां से यहां तक बनता है जिसको मैंने बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने ये जो कैंडल है जो कि अपर पार्ट पे बनी हुई है जनरली, तो मेरे सामने इसका 50% जोन में लगाता हूँ हाई एंड टू लो। यू कैन इजीली सी 50% से नीचे कैंडल क्लोज एंड उसके बाद नीचे की बॉडी क्लोज। छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो गई, देन फिर मार्केट हमें, क्योंकि हमें तो एक बायस देखना, दैट्स इट, वी हैव द बायस एट दिस पॉइंट। यहां से यहां तक का पूरा मूव हमारे फेवर में। आप खुद देख सकते हो, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें एक आइडिया, एक जनरली आइडिया मिल गया है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सामने एक आइडिया है, मैं इसको 5 मिनट्स में लेके चलता हूँ एंड वी हैव ए पॉइंट फ्रॉम दिस एरिया 2000 पॉइंट, या आप कह सकते हो कि मतलब जनरली, ठीक है।
तो ये हर जगह दिखेगा आपको, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जनरली आपका फेक आउट पे भी काम करता है, ऐसी बात नहीं, बट इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे टॉप या बॉटम की कैंडल को निकाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे ये मान के चलो आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, दिस इज जस्ट ए ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये लास्ट की कैंडल है बिल्कुल जहाँ पर ये ब्लॉक बना हुआ, दिस इज ए कैंडल जिसका मैं हाई और लो यहाँ मेजर करता हूँ, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर मैं इसका हाई और लो मेजर करता हूँ। एंड ये इसका 50% जोन आ गया, 50% से ऊपर मार्केट ने क्रॉस करा एंड देन अभी रिजेक्ट कर रही है, बट दिस इज टोटली ए कैंडल जो कि हमें 50% से ऊपर यहाँ पर रिवर्स करके क्लोज करती है, देन रीटेस्ट करती है, देन फिर रीटेस्ट कर रही है एंड देन फिर ऊपर चली गई। इट मीन्स तराजू जो है ना वो बुल साइड का भारी हो गया। बेशक मार्केट अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करे लेकिन जोन से अपने आप को लेके चली जाएगी, ठीक है। ये सिंगल कैंडल एनालिसिस नहीं है, ये जोन एनालिसिस। जोन का मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जनरली। एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए ऑलरेडी ब्लॉक है, ऐसी बात नहीं है कि यार ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो मार्केट तो उठनी है, ऐसा थोड़ी होता है। कहने को तो कोई भी कह देगा कि चलो यार ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना हुआ है मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, ऐसे नहीं होता कि हर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ काम करेगा, ठीक है। मुझे बताना जरा ये ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों नहीं करा, ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई कैंडल्स में जो हमें यहाँ पर आई है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा है, समझे। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना सिंपल है कि रेजिस्टेंस से मार्केट उठ गई, हर बार हर रेजिस्टेंस से उठती नहीं है ना, क्योंकि वो चीज नहीं दिखती और हम उसको यूज नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस, कैंडल टॉप की कैंडल का 50% जोन एंड वी हैव ए मूव, बॉटम की कैंडल का 50% जोन एंड वी हैव ए मूव। इट्स टोटली, इसे आप बुलिश एनगल्फिंग भी कह सकते हो, इसे आप बेरिश एनगल्फिंग भी कह सकते हो, आसान भाषा में ये सारे कॉन्सेप्ट इसी पे ही काम करते हैं। मैं आपको आज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर यानी कि सीसीपीज के अंदर, अरे ये क्या लिख दिया, मैं आपको सीसीपीज के अंदर यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आज मैं आपको सुपीरियर और इंफीरियर कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा और मैं आपको कुछ और ट्रेंड एंगल के बारे में बताऊंगा किस तरीके से काम करता है सुपीरियर और इंफीरियर में कैसे। तो इसका टॉपिक जो बेसिकली है वो आपका ट्रेंड एंगल है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने आती है सुपीरियर कैंडल्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर कैंडल्स। देखो हमारे पास कोई भी अगर ट्रेंड है ना जो इस तरीके से आ रहा है, ध्यान से देखो आप इसको, ऐसे करके ट्रेंड बनता जा रहा है हमारे पास और फिर रिवर्स हो रहा है, फिर इस तरीके से आ रहा है एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके अंदर जो मार्केट में जो ट्रेंड बनते जाते हैं उनके अंदर थोड़े चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे मार्केट में ऊपर हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन गया एग्जांपल के लिए, ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर उसी जगह बना है जहां पर हमारी डिमांड खत्म होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो इस जगह पर हमारी जो डिमांड है वो खत्म हो जाती है, डिमांड फिनिशेस, और अगर डिमांड खत्म होगी तो मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगी, बिल्कुल हम जानते हैं। लेकिन हमें चाहिए मेजर रिवर्सल एरिया, हम चाहते हैं मार्केट यहां से बिल्कुल नीचे गिर जाए, तो उसके लिए हमें मार्केट में सुपीरियर कैंडल की जरूरत पड़ती है। कैसे? अब मार्केट में यहां से हमें सप्लाई देखने को मिलेगी वही सेम, यानी कि जो यहां से
यहां तक की जो सप्लाई हमारे सामने आई है, यही सप्लाई हमें देखने को मिलनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ये यहां से लेके यहां तक देखने को मिलनी चाहिए हमें। परफेक्ट। सो मार्केट अपने आप को यहां से लेके यहां तक नीचे लेके आती है, ठीक है, फिर और नीचे लेके आती है, फिर और नीचे लेके आती है, और यहां से अब ये रिवर्स करना शुरू कर देती है दोबारा से इस तरीके से। अब यहाँ हैमर आ जाता है, मान लो वही पैटर्न जिसने हमें उठाना शुरू करा था मार्केट को, वही दोबारा से हमारे पास लौट के यहाँ आ जाता है और वह रिवर्स करना शुरू कर रही है। फिर से दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है। अब इस कंडीशन में हमने देखा कि मार्केट हमें राइजिंग पोर्शन में दिख रही है, यानी कि मार्केट क्या कर रही है, राइज कर रही है, ऊपर की साइड जा रही है। तो जब भी ऊपर की साइड जाएगी तो हमें यह चीज समझनी है कि हमारे सामने जो एम है वो ऐसे बनेंगे। हमारा जो एम का लेफ्ट टॉप है वो हमेशा हमारे राइट टॉप से छोटा होगा। तो सुपीरियर कौन सा होगा, ये। तो अगर पहली कैंडल बन गई, इस पे बैठना है नुकसानदायक और रिस्की। इस पे क्यों बैठेंगे कोई? तो पहली कैंडल हमारे लिए इंफीरियर मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू बुल ट्रेंड, मार्केट के रिवर्स करने के लिए। समझ में आया? अब जब इसको कैंडल तोड़ेगी, यू कैन सी, इसको कैंडल तोड़ेगी। अब ये भी किसी एक रिवर्सल एरिया पे होना है, बड़े वाले, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो हमारे सामने रिवर्सल एरिया आएगा, यहां से लेके यहां तक जो हमारे सामने रिवर्सल एरिया आएगा, इस पूरे रिवर्सल एरिया का सुपीरियर कैंडल हमें चाहिए। अब ये आ गई वहां पर, हमें लगा यहां से मार्केट नीचे गिर जाएगी, लेकिन ये हमें फेल करेगी पहले। अब ये हमारे लिए इंफीरियर है, यहां से मार्केट एकदम से हमें बड़ी होती हुई दिखेगी और इसको तोड़ने के बाद इसके जैसी या ऐसी ही कोई कैंडल हमें यहां देखने को मिल सकती है। यू कैन सी लाइक दिस, या फिर यहां पर लाइक दिस, एंड देन मार्केट ट्राइज टू क्रिएट दिस कैंडल एज ए सुपीरियर। ये शूटिंग स्टार भी हो सकती है, ये इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है, एंड देन फिर मार्केट हमें डाउन साइड में आती हुई दिखेगी, छोटा होके, एंड देन फिर डाउन एंड फिर डाउन, इस तरीके से। ये इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो ये कैंडल्स का बिहेवियर है, हमें बिहेवियर के साथ ही चलना पड़ता है। अगर बिहेवियर अच्छी तरीके से पता होगा तो हमारे सामने मार्केट में रियल कैंडल हाथ लग जाएगी, वरना फिर हम इसी को समझ के फेलियर का मुंह देखते रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखने की, जब आप ट्रेंड में मार्केट हो तो हमेशा सेकंड टॉप ऑफ द एम इज प्रेफरेबल। अब उसके लिए आपको एम को पहचानना बहुत जरूरी है। अब ये पूरा एम है, ये पूरा एम है, तो मैंने दो एम आपके सामने बनाए हुए, एक तो ये छोटा वाला है, एक ये बड़ा वाला है ये एम ही। तो आपको पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर, फिर उसके टॉप समझने हैं। है सारा खेल यहां पर डबल टॉप का, अगर मार्केट अपसाइड में जा रही है तब, और उसका पहला टॉप हमेशा मार्केट में इंफीरियर रहता है और फिर वह सुपीरियर बन जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन जब ट्रेंड चलता है तो उस साइड में ऐसा होता है। वो अलग बात है कि मैं अगर इसको एम समझूं तो वो अलग चीज है कि इसका पहला टॉप सुपीरियर है, इसका टॉप इंफीरियर। ये तो रिटेस्टिंग में आ गया ना भाई, ये तो रिटेस्टिंग माना जाएगा। गॉट इट? समझ आया सभी को? यहां तक समझ में आया? चार्ट पे दिखाता हूं आपको, चार्ट पे कैसे देखने को मिलेगा। लाइन चार्ट में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, लाइव में क्या बन रहा है तो समझ में आ रहा है यहां पर। गॉट इट? ये देखो, देखा? अब देखो, ठीक है। वो अलग बात है कि जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा तब हो सकता है कि एम अब उल्टा हो जाए, अब एम ऐसे ना होके ऐसे हो जाए, तो ये वाला टॉप ऊपर ज्यादा रहेगा, ये वाला टॉप नीचे ज्यादा रहेगा। अभी यही हो रहा है। अब मार्केट रिवर्स कर चुकी है, तो आप खुद देखो इसका जो ट्रेंड है वो किस तरीके से दिख रहा है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये होता है असली चेंज ऑफ कैरेक्टर।
पहचानने के लिए हम कैंडल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। अभी मैंने आपको बोला या तो डिमांड पूरी आए या आधी आए, हमें मूव चाहिए सप्लाई का घूम के यही वाला, एंड यू कैन सी इस मूव सप्लाई का आ चुका है, एग्जैक्ट सेम है हमारे पास। सेंट्रल रिवर्सल जोन का ही रिवर्सल है, ये मैंने गैपिज्म लगाया हुआ वो अलग बात है, उसको छोड़ दो, फिलहाल के लिए समझो। समझ आया सभी को? दैट्स इट। कुछ लोगों को लग रही है कुछ तो घपलेबाजी है जो बताया नहीं जा रहा, कुछ तो छुपाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो छुपा हुआ लग रहा है, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है ना, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो छुपा रहे हैं। एक तो चीज तो बच गई है जो छुप रही है, वो बताया नहीं है ना। हाँ देखो, हाँ कर रहे हैं, जो भी हाँ कर रहे हैं मॉडरेटर, जरा उन्हें उनके साथ मास्टर क्लास सेट की जाए। ये देखो, हाँ भाई कुछ तो है। अब तो और ज्यादा हाँ करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है किसी सुपीरियर कैंडल के बनने की, इंफीरियर के बाद। ठीक है, अब इसमें हमें समझना है कि कैसे कैसे वो ट्रेंड बदलता है, कैसे कैसे ट्रेंड आधा होता है, वो तो हमें कैंडल्स के बाद पता लगेगा। एंट्रीज के लिए कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। कंटिन्यू करता हूं मैं टॉपिक को। अब अगर उल्टा हो जाए तब क्या करेंगे? अगर उल्टा हो जाए तब क्या करेंगे, अब मैं समझाता हूं इसका मतलब। ये कंडीशन 1 है, अब कंडीशन 2 के बारे में बात करेंगे। अब 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, कोई कुछ मत बोलो। मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा रही है, सारी की सारी रेड ग्रीन कैंडल्स हैं, सब ग्रीन कैंडल्स हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा। ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। ये ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, आप देख सकते हो इजीली। यहां से और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि मार्केट हमें बहुत बढ़िया यहाँ मूव दे रही है, और भी ज़्यादा। वो बहुत लंबा ट्रेंड मैं यहाँ बनाता हूँ, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेंड बन। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब आप इसको समझ सकते हो कि बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स और हैं जो बड़ी बड़ी हैं हमारे सामने बनी हुई है। आप कह सकते हो जैसे मैंने ये भी हटा दिया यहाँ से, ये भी हटा दिया, तो यहाँ आप समझो कि यहाँ पर एक बड़ी ही कैंडल यहाँ बनी हुई है जो हमारे सामने इस तरीके से है। कुछ कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स भी हैं इसके बीच में। कोई भी रेड कैंडल नहीं फिलहाल के लिए, सिंपली अपने आप को ऊपर लेके जा रही है। यहां से मार्केट अपने आप को डाउन लाना शुरू करती है, एकदम नीचे गिर जाती है। बड़ी सी रेड कैंडल आती है और एकदम नीचे गिर जाती है। ठीक है,
एकदम नीचे गिर गई। फिर से इसके अंदर ग्रीन कैंडल धीरे धीरे करके आती हैं और रिकवर करती हैं इसको, फिर से इसके अंदर आती हैं, रिकवर करती हैं, और एकदम रिकवर होने के बाद इसके हाई को तोड़ देती हैं। रिलेट करना इसको अपने खुद से लाइव में कि अगर तुम सामने बैठे हो तो ये चीज होती हुई दिखी होगी पक्का, और एकदम से फिर एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है और इसको तोड़ देती है। फिर से दोबारा ये चीज कंटिन्यू होती है, फिर से दोबारा यही चीज कंटिन्यू होती है, फिर यही ट्रेंड सा बन जाता है यहां पर हमारे सामने। ये फिर से ऐसे बन जाती है मार्केट, सेम टू सेम यही होता है, एक बीच में से आती है फिर बन जाती है। अब हमारे लिए ये कैंडल सेंट्रल एरिया बन जाती है। पहले समझो यहां तक, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखो, आप इसको, चलो इसको थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा मान लो, मैं और भी देखता हूँ कोई बड़ी कैंडल दिखती है आपको नहीं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में दिखेगी जरूर ये कैंडल, ऐसी होती है। ये देखो फिर से यही दिख रही है, स्मूथ ट्रेंड है, एकदम से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन गई और अगली कैंडल उसको रिकवर करेगी। इसको चलो टुकड़ों में समझ लो भाई। एकदम मेरा कंप्यूटर ही बंद हो गया अपने आप ही, पता नहीं क्या हुआ इसमें, सिस्टम ही बंद हो गया। आज ज्यादा तारीफ कर दी ना मैंने इसकी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? नहीं, इंटरनेट नहीं गया, इंटरनेट आ रहा है। हाँ वो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से कंप्यूटर पूरा ही बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। मैं कह रहा ये क्या हो गया। मैंने चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठीक है ना? ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। परफेक्ट। ओके गाइस, शुरू करते हैं। सो यहां पर हमें एक सेंट्रल एरिया की तरह हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज एज ए सेंट्रल एरिया। अब ध्यान से समझना मेरी बात, और ये जो पैटर्न है आपको ये एक बियरिश एनगल्फिंग की तरह नजर आएगा, ठीक है? या तो बियरिश एनगल्फिंग की तरह नजर आएगा या फिर इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग की तरह। अब तुम कहोगे इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग कैसे आ गई? मैंने यही तो बोला अभी, या तो आपको ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी दिखेगी या फिर ये आपको छोटी दिखेगी। कैसे? मतलब ऐसे ना दिख के ये इस तरीके से, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ऐसे ये ग्रीन कैंडल बड़ी दिखेगी और फिर बाद में जो आपके सामने ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये आपको छोटी दिखेगी। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग। पता है आप लोगों को, ये मेरा अपना बनाया मैंने। अब ये कहने का मतलब क्या है इसका, कि ये हमारे लिए सेंट्रल एरिया है और ये एक इंफीरियर कैंडल मानी जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केट में घूम के आनी यही कैंडल है, लेकिन सुपीरियर पे रहेगी अब, क्योंकि इंफीरियर तो आ चुकी है, सेंट्रल एरिया भी है, और हम इसकी यहां से लेके यहां तक की डिमांड मेजर कर ले, जो कि यहां से लेके यहां तक की डिमांड है। उसके बाद जो हमें एरिया दिखेगा वहां इसी पैटर्न का आना इंपॉर्टेंट है, यहां इसी पैटर्न का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आएगी, देन वी हैव ए सुपीरियर कैंडल, जो कि एम के बेसिस पे हो सकती है, फिर मार्केट अपने आप को डाउन साइड लेके आ सकती है। सिंपल एज दैट। ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। यहां क्या है कि यहां क्या, ये ट्रेंड जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
इसमें जिगजैग मूवमेंट है, ये बिना जिगजैग मूवमेंट वाला। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे, अभी देखना आप, ठीक है, मजा आ जाएगा देख के कैसे कैसे मार्केट आती है, कैसे कैसे लेके जाती है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ठीक, ओके। ध्यान से देखो, ये हमारे सामने पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये मार्केट का एक बियरिश एनगल्फिंग वाला पैटर्न है, बस इसको समझो ध्यान से। अभी ये बेरिश एनगल्फिंग वाला पैटर्न है, लाइव में बना हुआ है हमारे साथ। तो हमने क्या करा, ये वाला बेरिश एनगल्फिंग वाला पैटर्न है, फिर मार्केट इसको ऊपर गई, क्रॉस करके चली गई, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पैटर्न आया मार्केट में। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं और सिंपल करता हूं आपको, और सिंपल तरीके से समझाता हूं, क्योंकि मुझे प्योर ट्रेंड के बारे में आपको बताना, तो प्योर ट्रेंड आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला जैसे कि यहां पर आप देखोगे, ये एक इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग है, इसको उल्टा कर दोगे तो ये बुलिश एनगल्फिंग दिखेगी आपको, करके दिखाता हूं। इनवर्ट स्केल देखिए, बुलिश एनगल्फिंग, बड़ी ग्रीन है, छोटी रेड है, इसको ऐसे कर दोगे तो ग्रीन आगे दिखेगी, ब्लू पीछे दिखेगी। अब इस केस में सिंपल सा एरिया है कि मार्केट में या तो मैं ब्रेकआउट वाला एरिया लूं, यू कैन सी लाइक दिस, ये मेरे पास में एक एरिया है, ये सेंट्रल, मैं इसको क्या मानूंगा, मैंने क्या बोला इसको, कि मैं इसको मानने वाला हूं एक सेंट्रल जोन। तो मुझे इसकी यहां से लेके यहां तक की डिमांड और इसकी यहां से लेके यहां तक की डिमांड चाहिए। अब इसका 100% जोन और इसका 50% जोन दोनों में मार्क कर सकता हूं, एंड 50% जोन पे मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। एंड यू कैन सी द पैटर्न ऑफ टॉप, ये वही पैटर्न है जो यहां आया हुआ है, इनवर्स बड़ी ग्रीन कैंडल, छोटी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, छोटी रेड कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग। ये तो चलो रीटेस्टिंग के लाई है, लेकिन 50% एरिया पे यू कैन सी सेम इसी के जैसा। अगर मैं विक हटा दूंगा ना, आपको यही दिखेगी सेम टू सेम ऐसी बनी हुई, वो थोड़ी सी छोटी आई हुई है, क्योंकि टॉप पे बनी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूं, और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे मार्केट में। विक्स कंफ्यूज करेंगे, लेकिन विक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, विक्स में कंफ्यूज नहीं होना। विक्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन विक्स में कंफ्यूजन नहीं करनी है। ओके, यहां भी नहीं है। बाकी देखो, मैंने तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा, मैंने तो इजीली आपको बताया किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। ये देखो, सेंट्रल एरिया, सुपीरियर कैंडल, सेम आई है ना ऐसी, और टॉप पे है, सबसे टॉप पे, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। एंड देन मार्केट रिवर्स्ड 50% ऑफ दिस मूव, गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग जो सुपीरियर और इंफीरियर कैंडल्स हैं वो सेंट्रल जोन के तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर ट्रेंड जिगजैग ना होके स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तब हम उस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसका सेंट्रल जोन ही हमारे लिए इंफीरियर कैंडल रहेगा, और उसके बाद वही कैंडल अगर रिपीट करके ऊपर आ गई, वही कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि हमारे लिए सिंगल भी हो सकता है, वो हमारे लिए डबल भी हो सकता है, वो हमारे लिए 3 गुना भी हो सकता है, वो ही हमारे लिए सुपीरियर कैंडल होती है। तो किस तरीके से हम सेंट्रल जोन आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको आंसर आज मिल चुका है। सेंट्रल जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे करेंगे, वही कैंडल अगर टॉप पे आ गई ना, लेकिन इसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा कि डिमांड जितनी है उतनी फिर ऊपर की डिमांड आनी चाहिए। वो डिमांड ऐसे करके ऊपर मेजर करनी पड़ेगी, उस जगह पर वो पैटर्न आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स के कॉन्सेप्ट में भी आएगा, और फिर बाद में वो सेंट्रल जोन पे आने वाली कैंडल का सुपीरियर कैंडल भी होगी, ये इंफीरियर है। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, आप इसको नी कैप कह सकते हो, लेकिन नी कैप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि नी कैप से वहां तक जाने वाले मूव को तो चलो मैं ले रहा हूं, एक बार को मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो मूव नहीं चाहिए, मुझे उसके बाद की सुपीरियर कैंडल का मूव चाहिए। दिस विल बी द सुपीरियर। जितना ज्यादा मार्केट का टॉप एरिया होगा, उतना ज्यादा वो पावरफुल रहेगी हमारे लिए। अब देखो, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, देन वी गॉट ए आईएफसी कैंडल। हमें यहां क्या देखने को मिलेगी, एक बड़ी सी आईएफसी कैंडल, क्योंकि ये नीडेड वॉल्यूम क्रिएट कर रही है। आ गई ना मार्केट नीचे। जैसे मैंने आपको एक एक कैंडल, एक एक मूव के बारे में बताया था कि अगर मार्केट ने अपनी डिमांड या तो पूरी दी या आधी दी, ये देखो आधी डिमांड दी है इसके, और आधी डिमांड पे गैपिज्म बना के मार्केट ने सप्लाई को सेम टू सेम लाके हमारे सामने रख दिया है, और भी उसी सप्लाई का वॉल्यूम बर्स्ट वाला रीजन है, या फिर डबल सप्लाई लेके आ रही है।
तो पहला टॉपिक मैंने आपको डुअल पार्ट्स के जरिए एक्सप्लेन कर दिया, ये दोनों पार्ट मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिए हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसमें अपनी प्रैक्टिस करते हो, मार्केट को कैसे देखते हो, ठीक है। सबसे ज्यादातर केसेस में आपको ये दिखेगा। देखो वॉल्यूम बर्स्ट में जनरली मैं अगर वॉल्यूम बर्स्ट लगा रहा हूं तो उसका रीजन आप समझ सकते हो कि मुझे किसी पैटर्न का सुपीरियर पैटर्न चाहिए। ऐसा कोई पैटर्न है इंफीरियर के बेसिस पे या एक्ट कर रहा है एग्जैक्ट लेवल पर। ये देखो एग्जैक्ट लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है वहां पर जहां डिमांड फिनिश हो रही है, उसी जगह के ऊपर की साइड एरिया हमारा वॉल्यूम बर्स्ट होता है, ये वॉल्यूम बर्स्ट है। तो इसी जगह पे मुझे यहां पर क्या देखने को मिल सकता है, सुपीरियर कैंडल, इसलिए मैं वॉल्यूम बर्स्ट लगाता हूं। ये भी ऐड कर सकते हो तुम वॉल्यूम बर्स्ट के कॉन्सेप्ट में, अगर नोट्स में लिखा हुआ होगा तो। गॉट इट।